हजार भेष धर के मौत आई तेरे द्वार पर। मौत से मतलब है कठिनाइयां, परेशानियां, प्रॉब्लम्स। के हजार भेष धर के मौत आई तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के साथ ही तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। नमस्कार, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो जिस एनर्जी के साथ आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्स आप लोग दे रहे हैं पूरे इस प्रोग्राम पे, दैट्स ट्रिमेंडस। मजा आ गया, मेरी खुद की एनर्जी 4 गुना हो गई आपका रिस्पॉन्स देख के। बस इसी तरह से पढ़ते जाओ, मजा आ जाएगा। लिटरली मेरी पूरी ब्लेसिंग्स तहे दिल से, जो होता है ना, बिल्कुल कहते हैं दिल गदगद हो जाता है, वो हो रहा है एट द मोमेंट। मेरा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है, इंट्यूशन आ रहा है कि आपके जीवन में कुछ बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आते हैं आज के लेक्चर पे। आज के लेक्चर का हमारा टारगेट है एटम्स वन शॉट में कंप्लीट करना। ये है आज का हमारा उद्देश्य। ये बातें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। कोई भी डिलीटेड पोर्शन हमने नहीं लिया है, तो मुस्कुराइए, आप हैं फिजिक्स वाला पे। चलिए तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले थॉमसन साहब का मॉडल क्या कहा थॉमसन साहब ने? थॉमसन साहब ने दिया प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, तरबूज वाला मॉडल। जैसे कि मान लो ये है तरबूज, तरबूज के अंदर होते हैं बीज जिसको कि हम नहीं खाते हैं, है ना। उसी तरह से उन्होंने कहा कि एक एटम भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। ये पूरा जो है पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्लाउड है, और उसके बीच में एम्बीडेड है नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, सुन के तो सही लगा कि चलो ठीक है ऐसा होगा, कह रहे हैं इतने बड़े साइंटिस्ट तो मान लेते हैं, है ना। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, पॉजिटिव चार्ज जो है पूरा जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्लाउड है। अच्छा, और ये क्या है? ये है आपके इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम दिया इस मॉडल का? इस मॉडल का नाम दिया प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल। अच्छा, चलो ठीक है। तो क्या कहता है ये मॉडल? 1898 में जे थॉमसन साहब ने ये मॉडल दिया, जिसमें कि एक स्फीयर है ऑफ पॉजिटिव चार्ज्ड मैटर विथ इलेक्ट्रॉन्स एम्बीडेड इन इट। अब इसमें समस्या क्या लग रही है आपको? कॉमन सेंस की बात क्या कहती है कि सर अगर ऐसा मॉडल है तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में कैसे टिके हुए, रिपेल क्यों नहीं कर रहे हैं, और ये पॉजिटिव पूरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे थे? कुछ शुरुआत की बातें थोड़ी सी हाई स्पीड में रखेंगे ताकि आगे जाके हम लोग डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा समय दे पाए, ठीक है। तो बेसिक बातें बहुत बार आप पढ़ चुके हो, थोड़ी तेज रफ्तार में हम लोग रख रहे हैं। ऑल्दो डिस्कस सब करेंगे, कुछ छूटेगा नहीं, लेकिन स्पीड थोड़ी सी हाई रख रहे हैं। तो जो मैंने दो बातें बोली कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच का इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन, इसके बारे में चर्चा करो। स्टेबल कैसे है ये मॉडल भैया, टिका कैसे हुआ है? ओके, दो टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो कि एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ये मॉडल, उन पे भी जरा ध्यान देते हैं। क्या कर रहा था ये? पहली बात, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ सेवरल स्पेक्ट्रल लाइंस इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स। अच्छा, ये क्या होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे। हमको ये मालूम है कि एक गिवन एटम में अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी जाए तो वो हायर ऑर्बिट में चला जाता है जहां उसका मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है मन? बिकॉज वहां पे हाई एनर्जी है, मतलब स्टेबिलिटी कम है, थोड़ी ही देर में वापस आ जाएगा, और जब वो वापस आएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा। और ये पूरा पैटर्न हम समझते हैं स्पेक्ट्रल लाइन के टर्म्स में, जिसकी चर्चा इस मॉडल ने नहीं की। ओके, दूसरी बात, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अच्छा, ये कौन से एक्सपेरिमेंट में पढ़ते हैं हम लोग? रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि अब हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये दो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, स्टेबिलिटी पे कोई चर्चा नहीं की। तो ये समस्याएं थी थॉमसन मॉडल के साथ, और इसीलिए सिचुएशन में आया अगला मॉडल जो कि दिया रदरफोर्ड साहब ने। उसके लिए उन्हें एक्सपेरिमेंट करना पड़ा। कौन सा एक्सपेरिमेंट? अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या लिया उन्होंने मटेरियल? गोल्ड फॉइल ली, बहुत ही पतली, बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी ऑफ मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। डेफिनेटली ये रही एक थिन गोल्ड फॉइल। और यहां पे है क्या है इधर? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। यहां पे है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। बहुत अच्छी बात है, ये निकल रहे हैं अल्फा पार्टिकल सीधी डायरेक्शन में। अब देखिए बात कुछ ऐसी है कि अगर इस प्रकार से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, इमेजिन करना कि ये कुछ अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। वैसे बाय द वे अल्फा पार्टिकल होता क्या है? एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास प्रोटॉन के मास से 4 गुना हो और जिसका चार्ज प्रोटॉन के चार्ज से 2 गुना हो। मतलब अल्फा पार्टिकल जो है ये खुद आपस में कैसा है? ये पॉजिटिवली चार्ज है ना। डेफिनेटली अल्फा पार्टिकल क्या है? +2e चार्ज है इस अल्फा पार्टिकल के पास। तो
तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, समझना, और जाते 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 ये अपने रास्ते से डिविएट हो गया या अपने रास्ते से जाते जाते पलट गया, क्यों हो सकता है ऐसा? इसका एक ही कारण है कि रास्ते में कहीं ना कहीं कोई दूसरा बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल था जिसने इसको रिपेल कर दिया। समझ पा रहे हो बात को? तो बस ये थॉट ध्यान रखना। क्या कहा मैंने कि अगर ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है तो ये डिविएट क्यों हुआ, पहली बात, और अगर ये डिविएट हुआ ये वापस क्यों पलटा? डेफिनेटली यहां पे कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, तो वो कौन है, क्या है, वो कहां से आ गया, किसने रख दिया लाके? बस यही पॉइंट था जिसने सोचने पे मजबूर कर दिया रदरफोर्ड साहब को, और यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हो गई। ठीक है, तो आइए जरा समझते हैं इन बातों को। सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग इस सिचुएशन में, वी आर टेकिंग अल्फा पार्टिकल। क्या होता है अल्फा पार्टिकल? ये लिख दिया मैंने यहां पे, मास इसका 4 गुना और चार्ज इसका 2 गुना, किससे? प्रोटॉन से। ओके, सो एन अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम आयन, that is a helium atom from which both the electrons have been removed, He+2. It has charge equal to this much and mass 4 times that of proton. ओके, बातें बढ़ाते हैं थोड़ी सी आगे। अब इसमें हमने क्या एक्सपेक्ट किया था और क्या एक्सपेरिमेंटल आउटकम हमको मिला? हमको एक्सपेरिमेंटल आउटकम कुछ ऐसा मिला कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो थे, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल वो तो सीधे निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिविएट हुए और कुछ अल्फा पार्टिकल्स टकरा के वापस आए। ये जो चित्र आप देख रहे हो, इस चित्र को देखो, इसमें मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो निकल गए पार करके, कुछ अल्फा पार्टिकल बहुत बड़े एंगल पे डिविएट हुए और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स टकरा के वापस आए। वहां पे जाके टकराए तो नहीं, जाते जाते वापस आए, पलट के वापस आए, दे टर्न्ड बैक। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक एक पॉइंट को समझते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल और सफर ओनली अ स्मॉल डिफ्लेक्शन। ठीक है, मान ली पहली बात, करेंगे पूरी चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, इस पे न्यूमेरिकल्स कैसा आता है, सब बातें करेंगे, अभी मजे लेते चलो। ठीक है, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल अबाउट 1 in 8000 गेट डिफ्लेक्टेड थ्रू 90 डिग्री। अच्छा, मतलब 8000 में से एक जो है वो कुछ 90 डिग्री के आसपास से डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, occasionally an alpha particle gets rebounded from the gold foil suffering a deflection of nearly 180 degree। अब देखो, ये बहुत बड़ा डेटा है कि क्या कह रहा है ये, ओकेजनली एन अल्फा पार्टिकल गेट्स रिबाउंडेड, मतलब बहुत ही कम, 1 out of लेट से 15,000 16,000, ओके, कुछ बुक्स में 20,000 दिया ये डेटा, इतने कम अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस आ पाते हैं। अब ये 3 बातों से हमारे दिमाग में क्या पिक्चर बन रही है? हमारे दिमाग में कुछ ऐसी पिक्चर बन रही है कि भैया ये जो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं ये गोल्ड फॉइल को चीरते हुए क्यों निकल पा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि गोल्ड फॉइल पूरी खाली पड़ी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो गोल्ड फॉइल है ये पूरी खाली है? तो हाँ, ये बात सही है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एवरीथिंग इज एम्प्टी। मतलब आप में ये सब कुछ जितना है ना, 99.9% तो पूरा खाली ही है। अरे बाप रे, क्या बात कर रहे हो सर, डर गए हम तो सुन के। मतलब ऐसी बात निकल रही है कि ज्यादातर चीजें जो है पूरी वैकेंट हैं, इसलिए तो ये निकल पाए। अच्छा, दूसरी बात कि सर ऐसा क्यों हुआ कि एक अल्फा पार्टिकल को अगर मैं कंसीडर करूं 1 को तो वो ज्यादा एंगल पे डिविएट हुआ और दूसरे को मैं कंसीडर करूं लेट्स से 2 को तो वो कम एंगल पे डिविएट हुआ? ऐसा क्यों? ये सोचो। ऐसा इसलिए क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है उसका सेपरेशन न्यूक्लियस की एक्सिस से कितना है। इसकी एक्सिस का, जिस एक्सिस पे ये मूव करता हुआ आ रहा है, इसका सेपरेशन न्यूक्लियस के सेपरेशन से, न्यूक्लियस की एक्सिस से कितना परपेंडिकुलर सेपरेशन है, और इसी को हम लोग कहते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है, तो अभी जो हमने चर्चा की कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो हैं एज इट इज निकल गए, इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इस डिस्कशन का? सिग्निफिकेंस ये है that the most of alpha particle pass straight through the foil, so most of the space within the atom must be empty। ज्यादातर स्पेस जो है एटम के अंदर वो खाली है। अच्छा सर, ठीक है। अगली बात, टू एक्सप्लेन लार्ज एंगल स्कैटरिंग। अब जो कुछ बहुत ज्यादा एंगल पे स्कैटर हुए, जैसे मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूं उसे देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, सी हैव अ लुक एट दिस। इतने एंगल पे स्कैटर हुआ, ये यहां जा रहा था और ऐसा चला गया, टेंजेंट बनाई तो इतना एंगल निकल रहा है। तो जो बहुत लार्ज एंगल पे स्कैटरिंग हुई है, ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है किस पे? इनके सेपरेशन पे। किस पे? सेपरेशन पे। टू एक्सप्लेन द लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, रदरफोर्ड सजेस्टेड दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज and the mass of the atom is concentrated in a very small region called the nucleus। मतलब क्या
कि सर ये जो अल्फा पार्टिकल जा रहा था, ये जो अल्फा पार्टिकल जा रहा था, ये जो अल्फा पार्टिकल जा रहा था, उसकी एक्सिस का सेपरेशन, उसकी डायरेक्शन का सेपरेशन किससे? सेंट्रल पॉइंट से। वो सेंट्रल पॉइंट क्या है? जहां पे सारा चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है। कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। क्या नाम होता है उसका सर? उसका नाम ही तो होता है न्यूक्लियस। उसी का तो नाम होता है, क्या होता है? उसी का तो नाम होता है न्यूक्लियस। अच्छा चलो ठीक है, मतलब क्या इस दिन से आविष्कार हो गया न्यूक्लियस का? क्या यहां से कॉन्सेप्ट मिल गया हमको न्यूक्लियस का? क्या अच्छा एटम के सेंटर पे वाकई में ऐसा कुछ है जहां पे पॉजिटिव चार्ज पूरा रखा हुआ है, बहुत सारा डेंस पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। और इसके साइज की अगर बात करें तो कैसा होता है? एक क्रिकेट का स्टेडियम इमेजिन करो, क्रिकेट का स्टेडियम, उसके सेंटर पे क्रिकेट की बॉल रखी है, मतलब बाकी पूरी स्पेस जो है वो अगर एटम है तो सेंट्रल पार्ट जो है वो न्यूक्लियस है। मतलब इतना छोटा होता है न्यूक्लियस एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। आखिरी पॉइंट हम क्या कह सकते हैं? ये कह सकते हैं that the nucleus is surrounded by a cloud of electrons whose total negative charge is equal to the total positive charge of the nucleus। ये बहुत काम की बात है भाई, इसमें मैं बना रहा हूं स्टार। ऊपर की दो बातें तो हमको मालूम थी, ऑब्वियस थी, है ना, लेकिन अब सोच के हमको ऐसा लगता है कि सर एटम में क्या है, मतलब क्या नेट चार्ज पॉजिटिव है, नेट चार्ज नेगेटिव है, क्या फंडा क्या है एटम का? बात कुछ ऐसी कि अगर आप एक एटम को देखो एज अ होल, तो जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना उसमें नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो एटम कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, एटम कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बहुत काम की बात है ये। चलो अब चर्चा बढ़ा देते हैं इसी बात पे आगे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक ऐसा पॉइंट जिसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो पहले आराम से मजे से डेरिवेशन देखो जो मैं कर रहा हूं, ठीक है, फिर आगे की बातें करते हैं। सी व्हाट इज हैपनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख रहे हैं कि अगर मान लो यहां पे एक अल्फा पार्टिकल है, ये रहा अल्फा पार्टिकल, इसका मास में कुछ m लिख देता हूं, चार्ज q लिख देता हूं। ओके, चार्ज कितना लिख दिया मैंने? q। या तो कोई भी अगर जनरल पार्टिकल है, जिसके लिए जनरल के लिए भी आप रख सकते हो, अभी चार्ज q मान लो, ठीक है, अल्फा के बदले कोई भी पार्टिकल हो सकता है, जनरल डेरिवेशन बता रहा हूं मैं। अगर ये पार्टिकल चल रहा है किसी वेलोसिटी से, बहुत अच्छी बात है, और ये बढ़ रहा है एक न्यूक्लियस की तरफ, कोई भी न्यूक्लियस हो सकता है, क्या ले लिया मैंने? Ze। अच्छा ठीक है, तो क्या होगा? ये पास में जाएगा, पास में जाएगा, पास में जाएगा, पास में जाएगा, इसकी फील्ड में आएगा। इसकी फील्ड में इंडिकेट कर रहा हूं, जैसे मान लो ये इसकी फील्ड है, ठीक है, ये इसकी फील्ड का रीजन आ गया। मतलब जैसे ही ये इसकी फील्ड में आएगा, जैसे ही ये पार्टिकल इस वाले न्यूक्लियस की फील्ड में आएगा, इस पर रिपल्शन लगना शुरू होगा। ये बोलेगा नहीं भाई तुम मत आ, पास में मत आ। ये आगे आ रहा है, इसने मना कर, नहीं 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 नहीं, रुको, रोक रहा है वो उसको, ठीक है। ये पार्टिकल आगे जाना चाह रहा है, न्यूक्लियस उसको रोकना चाह रहा है। एटमोस्ट कितना नजदीक जा पाएगा, उस सेपरेशन को कहते हैं हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या कहते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब मैंने मान लिया कि कुछ इतनी नजदीक गया, कितनी नजदीक गया? कुछ इतनी नजदीक गया, समथिंग लाइक दिस। लेट से कितना सेपरेशन है ये? कुछ r सेपरेशन तक गया ये, ओके, और यहां जाके ये रुक गया। रुक गया मतलब फाइनली, रुक गया मतलब फाइनली इसकी जो वेलोसिटी है कितनी हो गई? 0 हो गई। ये जो अल्फा पार्टिकल था इसकी वेलोसिटी 0 हो गई यहां पे। अच्छा ठीक है, यही डायग्राम मैंने यहां पे बता दिया, ठीक है। लेट्स से दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। लेट्स से दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये रहा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, लेट्स इरेज दिस। अब बनाते हैं इक्वेशन। क्या इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन से? कि जो पूरी काइनेटिक एनर्जी थी अल्फा पार्टिकल की, वो चली गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में। बिल्कुल साफ साफ लिख रहा हूं मैं एक एक बात। क्या लिखा मैंने? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल फाइनली कहां चली गई? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलिए, हाफ m v² इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, k q1 यानी q, q2, q1 को हम लोग ले लेते हैं कितना? q1 यानी किसकी बात चल रही है यहां पे? q1 यानी किसकी बात चल रही है? पहले वाले की। कितना होता है उसका चार्ज? 2 टाइम्स ऑफ e, तो ये मैंने लिख दिया 2e, बहुत बढ़िया। q2 कितना? Ze, ठीक, डिवाइडेड बाय r। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी k q बाय r। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, सिंपल सी बात लिखिए, बिल्कुल। बातें बढ़ा दें आगे। तो यहां से r का एक्सप्रेशन मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं क्या? r का एक्सप्रेशन मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं क्या? दर्शा देता हूं r क्या है, ये है r, दिस इज r। r इक्वल्स टू
मेरे भाई R इक्वल्स टू, बोलो बोलो बोलो, R इक्वल्स टू 4, ये 2 2 4 हो गया, के जेड ई स्क्वायर बटे 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 एम वी स्क्वायर। ओके, चलो मजा आ गया क्या? ये बन गया ना 4 KZ E स्क्वायर बटे MV स्क्वायर। कर दिया डेरिवेशन छोटा सा, कल को कभी पूछ ले कोई बता देना, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपके सामने है, क्या किया हम लोगों ने। दूसरी बात, यहां पे आप लोग क्या कर सकते हो, हाफ मल्टीप्लाई और हाफ डिवाइड कर दो तो ये हाफ MV स्क्वायर बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। अगला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके सामने आ रहा है इंपैक्ट पैरामीटर, बहुत काम की बात है। अब जैसे मैंने बताया कि अगर ये न्यूक्लियस है, अगर ये न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ZE, और सामने से आ रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स, देखो पूरी रेज आ रही है अल्फा पार्टिकल्स की, इतनी सारी, ये इतनी सारी रेज निकली यहां से, ठीक है। युद्ध हो गया, अल्फा पार्टिकल्स बढ़ते हुए आ रहे हैं, धड़ 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 इस तरफ। सामने कौन है? सामने आपका ये है, क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस। ओके, अब जब ये आगे बढ़ेगा तो क्या ये सब के सब बराबर एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे, अलग अलग एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे? सीधी सी बात है, अलग अलग एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि चर्चा कुछ ऐसी चल रही है, जैसे ये मान लो ये है सेंट्रल लाइन, दिस इज द सेंट्रल लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियस। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि जो अल्फा पार्टिकल सबसे ज्यादा नजदीक होगा, डेफिनेटली वो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। बिल्कुल सर, ये बात तो एकदम सही कही आपने, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, एग्री कर गए हम लोग सारी बात इस बात में। क्या बोलते हैं इस सेपरेशन को हम लोग? दिस इज व्हाट वी कॉल एज द इंपैक्ट पैरामीटर बी। और ये इसके करस्पॉन्डिंग कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ है? कुछ थीटा एंगल पे। तो मैं इसको B1 कह देता हूं, इसको θ1 कह देता हूं, ठीक है। अब दूसरा वाला जो है वो अलग डिस्टेंस पे निकला 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 और कुछ अलग एंगल पे डिविएट होकर चला गया। ज्यादा डिविएट होगा कि कम डिविएट होगा? कम डिविएट होगा, क्योंकि कम रिपल्सिव फोर्स होगा उसके और इस न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है सर। तो इसका मतलब कि हर पार्टिकल के लिए जो कि कुछ अलग सेपरेशन पे है इस पर्टिकुलर सेंट्रल लाइन से, जो इंपैक्ट पैरामीटर होगा, जो रिलेशन होगा किस किस के बीच में, इंपैक्ट पैरामीटर और थीटा के बीच में, ये हम समझना चाह रहे हैं। मतलब सबके लिए जो अलग अलग डिस्टेंस पे है, अलग अलग डिस्टेंस के लिए अलग अलग एंगल, अलग अलग डिस्टेंस के लिए अलग अलग एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। हमने ये समझा कि हो क्या रहा है, हमने ये समझा कहानी में हो क्या रहा है। देखो चित्र इसका ये देख सकते हो, बेसिकली ये वही है, वही हो रहा है, ठीक है। पीछे वाले तो निकल गए, जो नजदीक थे वो डिफ्लेक्ट हो गए, और एक आदि कुछ जो है 15-20 हजार में वो टकरा के बार बार बोल रहा हूं मैं, टकराएगा नहीं, पास जाएगा, रिपल्शन के कारण पलट के वापस आएगा, ठीक है। चलो अब देखिए डेफिनेशन क्या कह दिया हम लोगों ने इंपैक्ट पैरामीटर की। इंपैक्ट पैरामीटर इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर of the alpha particle from the center of the nucleus when it is far away from the atom, ठीक है। सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से उसके पाथ और ये सेंटर के बीच का जो सेपरेशन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही कहलाता है इंपैक्ट पैरामीटर। तो आइए बातों को थोड़ा बढ़ा देते हैं आगे। ये चित्र हम लोग देख चुके हैं, ये रहा आपके सामने न्यूक्लियस, ये रहा आपका इंपैक्ट पैरामीटर। अब हम समझने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन बी एंड थीटा। ओके, कुछ बातें हैं जो आपको नोट करनी है, यहां पे समझनी है, दिमाग में डालनी है। सुनते रहे सब लोग, क्या सबका ध्यान यहीं पे? किसी का ध्यान भटका तो नहीं? हमेशा मैं बताता हूं कि इंसान का जो नॉर्मल फोकस करने का टाइम है ब्रेन का, वो सिर्फ 12 सेकंड है। हर 12 सेकंड के बाद तुम कुछ भी कर रहे हो, कोई ना कोई फालतू थॉट आएगा दिमाग में। आपको उन थॉट से भिड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, आपको सिर्फ इतना बोलना है कि जस्ट गो अवे। यहां से आएगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि फालतू थॉट आए, निकल जा भाई, काम की बात सुनने दे, ठीक है, क्योंकि काम आने वाला है हमारे। चलिए, फॉर एक्सपेरिमेंट 1 कैन नोटिस फॉलोइंग पॉइंट्स। बड़ी अच्छी बात है, क्या नोट कर सकते हैं बता दीजिए सर। फॉर लार्ज इंपैक्ट पैरामीटर्स, बड़े बड़े इंपैक्ट पैरामीटर की अगर आप बात करें, द रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अल्फा पार्टिकल इज वीक। सीधी सी बात है, जितनी दूर रहोगे उतना कम फोर्स होगा, इसलिए ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। बड़ी अच्छी बात। ये सारे नोट्स जिनमें मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये हाईलाइटेड नोट्स, डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स, उनके सॉल्यूशन सब आपको मिल जाएंगे ऐप पे, ठीक है। पूरा नोट आपको मिलने वाला है। अभी बस आपको फोकस एक जगह पे, सारी शक्तियां यहां केंद्रित करो। चलिए, फॉर स्मॉल इंपैक्ट पैरामीटर्स द रिपल्सिव फोर्स इज लार्ज एंड सो द अल्फा पार्टिकल इज स्कैटर्ड थ्रू लार्ज एंगल्स। सीधी सी बात है, जो नजदीक से जाएगा ज्यादा एंगल पे स्कैटर होगा। ओके, फॉर अ हेड ऑन कोलिजन
व्हेन अल्फा पार्टिकल जस्ट एम्स एट द सेंटर, मतलब ये चल रहा है, ये न्यूक्लियस है, ड्रर, ये पलट गया, ड्रर पलट गया, ठीक है। तो क्या होगा, कितना हो जाएगा इंपैक्ट पैरामीटर, 0। कब 0, जब आपका स्कैटरिंग एंगल कितना हो गया और पलट के कितना आ गया, 180 डिग्री रिफ्लेक्ट हो गया। अब इन बातों को मद्देनजर रखते हुए एक फॉर्मूला, एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है, उसके डेरिवेशन में नहीं जाना, डायरेक्टली फॉर्मूला आपको याद रखना है। इंपैक्ट पैरामीटर को कैसे याद रखना है बताता हूं। बी का फॉर्मूला, बी यानी इंपैक्ट पैरामीटर, ये बन गया के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, के टाइम्स ऑफ ZE² cot थीटा बाई 2। नाउ थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल, थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल, यहां पे आ रहा है थीटा बाई 2, ओके, डिवाइडेड बाय द काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले को याद रखिए और बस ये याद रखिए कि फॉर्मूले में जस्टिफिकेशन होना चाहिए उस केस का जब b = 0। कब b = 0, जब थीटा आपका 180 रखिए, cot 90 बन जाएगा जो कि 0 होता है, तो b आ रहा है 0, ओके। ये बात जस्टिफाई हो रही है कि जब थीटा 180 है तो b कितना है, b 0 है, ठीक, हेंस प्रूव हो रही है ये बात, यहां से इस बात को ध्यान रखना है। आइए चर्चा बढ़ा दी जाए थोड़ी सी आगे। रदरफोर्ड्स मॉडल की ही अगर हम बात करें तो दो महत्वपूर्ण पॉइंट, एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर in which the entire positive charge is almost the whole mass of the atom are concentrated। मतलब अगर आप एक एटम की बात करो भाई साहब, तो उस एटम के सेंटर पे एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही डेंस पॉजिटिव चार्ज का कलेक्शन है जिसमें नियरली पूरा मास ऑफ द एटम होता है। मतलब अगर ये एटम है तो इस पूरे एटम का जो टोटल मास है वो यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर पे ही। बाकी सब जो है वो नेग्लिजिबल मास है, ठीक है। बाकी सब में बचा क्या, ऑर्बिट, वो तो कुछ है नहीं। इलेक्ट्रॉन का क्या मास है, 10⁻31 के टर्म्स में बहुत ही कम होता है, ओके। इन शॉर्ट, ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत डेंस है और इसी में पूरा पॉजिटिव चार्ज है, इसी में पूरा मास है। साइज ऑफ द न्यूक्लियस होता है फर्मी के ऑर्डर का, यानी 10⁻15, एंड इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, जो कि होता है 10⁻10 मीटर के ऑर्डर का। चलिए, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ सूटेबल मेंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेंबर नहीं, ये नंबर होना चाहिए, दिस शुड बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दैट देयर टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इन शॉर्ट, क्या बात चल रही है यहां पे, क्या बात चल रही है यहां पे, न्यूट्रलिटी की चर्चा चल रही है कि एज अ होल जो आपका एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। इस हिसाब से चार्जेस आप लोग देखना सब हमेशा इसी तरह से मिलेंगे आपको, कंप्लीटली एटम जो है वो न्यूट्रल रहेगा। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट्स जस्ट एज अ प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। मतलब अगर मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है तो कोई भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं आसपास, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस तरह से सन के आसपास प्लैनेट्स घूम रहे हैं, इजंट इट, प्लैनेट अर्थ घूम रही है, कोई भी दूसरा प्लेनेट घूम रहा है, ये बिल्कुल उसी तरह की एनालॉजी बताई जा रही है। अब इसमें एक समस्या है, उस समस्या को करते हैं डिस्कस, ओके। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द रिवॉल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये जो घूम रहा है यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवा रहा है, यहां पे आपने लिख दिया सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवा रहा है, यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलो ठीक है, बिना समय बर्बाद के बातों को बढ़ाते हैं आगे। अब देखो, इतनी बात तो आपने सुनी, लेकिन आपको कुछ खटका नहीं दिमाग में? इतनी बातें जो आपने सुनी अभी कि सर एक न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ब्ला 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 ब्ला, इतनी बड़बड़ आपने कर ली। लेकिन सर आप मुझको एक बात बताइए, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए ये बात, ठीक है, मेरे बताने के पहले आना चाहिए कि सर आपने पढ़ाना शुरू किया सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कुछ दिनों पहले वो लेक्चर डाला, उसमें आपने चिल्ला चिल्ला के ये बात बताई कि अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा। और यहां पे आप ये कह रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, यह है न्यूक्लियस और ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन। और यहां पे सर आप ऐसा कह रहे हो कि ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है इलेक्ट्रॉन।
अगर ये सर्कुलर मोशन में है तो डेफिनेटली इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, मतलब कहानी में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, बिल्कुल है, मतलब सिचुएशन जो है एक्सेलरेटेड मोशन में है। एक्सेलरेटेड चार्ज क्या करता है? एक्सेलरेटेड चार्ज क्या करता है? एनर्जी रेडिएट करता है। तो सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये एनर्जी रेडिएट क्यों नहीं कर रहा है? व्हाई इज दिस एक्सेप्शन ओवर हियर? इसके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? इसमें ऐसी कौन सी खासियत है कि ये घूमते हुए एनर्जी रेडिएट ना करे? और अगर ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है, और अगर ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो फिर सर इसका पाथ कम क्यों नहीं हो रहा? और अगर इसका पाथ कम होते 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 न्यूक्लियस में घुस गया तो दुनिया टिकी कैसे हुई है? हैं? अरे ये डर गया क्या? अगर ऐसा हो जाएगा ना, अगर ये मॉडल सच में सही होता, अगर ये बातें मान लें, तो ये आर्ग्यूमेंट आपके सामने आना चाहिए कि सर ये एनर्जी रेडिएट क्यों नहीं हो रही है, और अगर एनर्जी रेडिएट हो रही है तो फिर इसका पाथ कम क्यों नहीं हो रहा है, और अगर इसका पाथ कम हो रहा है तो फिर होते 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 निपट क्यों नहीं गया ये? मतलब सब कुछ खत्म क्यों नहीं हो गया? पूरा संसार, पूरी यूनिवर्स कोलैप्स क्यों नहीं हो गई? कैसे चल रहा है फिर ये सब? मतलब कोई गड़बड़ है? कोई एक ऐसा पॉइंट है जो यहां पे मिसिंग है, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ी समस्या है। तब से आज तक ये बनी ही हुई है समस्या, क्योंकि इसको आज तक प्रूव नहीं किया, इस पे पोस्टुलेट्स आ गए, लॉ नहीं आया है कोई, किसी ने ऐसा नहीं बोल दिया हैंस प्रूव्ड, कोई नहीं बोल पाया आज तक। उन्होंने बोला देखो सांठ गांठ करके समझ लेते हैं इस बात को हम लोग, ठीक है? आज भी ये गले की हड्डी बना हुआ है। आप में सब कोई करना, रिसर्च निकालना इसके बारे में, कुछ और बातें। चलिए, तो जो जानकारियां हमारे पास है उसकी चर्चा करते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मस्ट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। बिल्कुल पता है हमको, ऐसा होता है, करना चाहिए। सो रदरफोर्ड्स मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। बहुत काम की बात है, ऐसा कुछ क्या नाटक हो रही है ये समझा नहीं पाए रदरफोर्ड साहब। दूसरी बात, एज द इलेक्ट्रॉन्स स्पाइरल इनवर्ड देयर एंगुलर वेलोसिटीज एंड फ्रीक्वेंसीज वुड चेंज कंटिन्यूअसली, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड लाइट विल ऑल्सो चेंज। They would emit a continuous spectrum instead of the actually observed line spectrum। एक और बहुत काम की बात, अब बात कुछ ऐसी है कि जैसे जैसे ये अंदर आएगा तो ग्रेजुअली कंटिन्यूअसली इसका रेडियस कम होगा, और कंटिन्यूअसली जो रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में एक वेरिएशन आएगा, और ये वेरिएशन कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन जब ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, तो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस ना होकर कैसा था? लाइन स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट था। तो ये बातें, ये मॉडल, पर्टिकुलर मॉडल, ये दो पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसका मतलब क्या, मॉडल ये क्या हो जाएगा? डेफिनेटली डिस्कार्ड हो जाएगा। अब प्रीवियस मॉडल में कोई जो है कमियां रही होंगी तभी तो नया मॉडल आएगा। तो रदरफोर्ड मॉडल में कमियां थी तभी तो नया मॉडल आया। किनका? बोहर साहब का, ठीक है? तो अब बात करेंगे हम लोग बोहर्स पोस्टुलेट्स की। तो आइए करते हैं चर्चा। लेट्स हैव सम डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। क्या लिखा है सामने? बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो सबसे पहले ये कंडीशन हम लोग समझते हैं। ये बेसिकली क्या कहता है? क्या हमको ये बात मालूम है, क्या हमको एक बात मालूम है कि वेव के साथ पार्टिकल नेचर एसोसिएटेड है ना? फोटोन, बिल्कुल। और पार्टिकल के साथ भी वेव नेचर एसोसिएटेड है। ड्यूअल नेचर में हमने यही समझा, है ना? डी ब्रॉगली साहब ने हमको बताया कि हर पार्टिकल के पीछे पीछे उसकी वेव चलती है। ये पार्टिकल चला, पीछे इसकी वेव चली, है ना? की थी हमने ये बातें। अब इलेक्ट्रॉन भी तो एक पार्टिकल है, तो उसकी भी तो वेव होगी। तुम्हारी भी वेव है, इसकी भी वेव होगी, क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो अगर हम बात करें कि ये एक गिवन ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो यहां पे उसकी वेव भी बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अब इसकी वेव किस प्रकार से बनती है समझना। इसकी वेव हमेशा कुछ इस तरह से बनेगी कि वो अपनी एक कंप्लीट वेवलेंथ पूरी करे। एक वेवलेंथ कंप्लीट करे, या दो वेवलेंथ कंप्लीट करे, या तीन कंप्लीट करे, या चार कंप्लीट करे। और वेवलेंथ क्या होती है? ये कंप्लीट डिस्टेंस होती है, isn't it? This complete distance traveled in one time period is what we call as the wavelength. Definitely yes sir. तो या तो एक वेवलेंथ कंप्लीट होगी, या तो दो वेवलेंथ्स कंप्लीट होंगी, या तो तीन वेवलेंथ्स कंप्लीट होंगी, या तो चार कंप्लीट होंगी, या तो पांच कंप्लीट होंगी। इन शॉर्ट ये जो टोटल पेरीफेरी है, जिसको क्या आप क्या लिख सकते हो? 2 पाई आर लिख सकते हो।
क्या लिख सकते हो आप पूरी पेरीफेरी को? 2 पाई आर लिख सकते हो. सो 2 पाई आर इज गोइंग टू बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा. 2 पाई आर इज गोइंग टू बी n टाइम्स ऑफ लैम्डा. भाई साहब ये लैम्डा इतना, ये सेपरेशन जो आपने इतना बना दिया लैम्डा, ठीक है, ये यहां तक का लैम्डा, फिर ये 2 लैम्डा, फिर ये 3 लैम्डा. ओके, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, या तो 4 लैम्डा, या तो 5 लैम्डा, या तो n लैम्डा. इतनी सी तो बात है, कौन सी बहुत बड़ी बात है. इस प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं जरा बता दो. अरे बोल दो. देखो आप लोग वहां पे बैठे हो ना, फिर भी चिल्ला चिल्ला के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है. लोगों को पागल समझेंगे, समझने दो. कोई आपको पागल कहे, कहने दो. बोलना हाँ हम तो ऐसे ही हैं भैया, हम हमारे रिजल्ट के लिए पागल हैं, लाना है हमको हमारा रिजल्ट. और जितना बोलोगे उतना आपके दिमाग में बातें फिक्स होती जाएंगी. तो मैं यहां से पूछ रहा हूं, आप वहां पे चिल्लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. सो 2 पाई आर इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा. अब आइए पढ़ते हैं थोड़ा शब्दों को. पहले बात समझ लो और फिर वर्ड्स पढ़ो. देखो कितने आसान लगते हैं वो. और वही मैं डायरेक्ट पटर पटर करने लग जाऊंगा ना, कुछ समझ नहीं पड़ेगा, पता नहीं क्या बोल रहा है आदमी, बंद करो लेक्चर अपन, ठीक है. ऐसा हो जाएगा आपके साथ. अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, मूविंग इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ वेव कैरेक्टर. समझ चुके थे हम ये बात कि इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी वेव एसोसिएटेड है. हेंस अ सर्कुलर ऑर्बिट कैन बी टेकन टू बी स्टेशनरी एनर्जी स्टेट ओनली इफ इट कंटेन्स एन इंटीग्रल नंबर ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ. अब ये क्या बोल रहा है कि किसी भी ऑर्बिट को आप एक स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी एनर्जी स्टेट तब ले सकते हो जब उसमें जो टोटल लेंथ है ना, टोटल पेरीफेरी है, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो. अगर ऐसा नहीं होगा, मतलब मान लो मैंने एक ऐसा सर्कल बना दिया जिसमें पेरीफेरी 2.5 गुना आ रही है लैम्डा के. क्या बोला मैंने एक सर्कल बना दिया, खींच दिया गोला, है ना. हमको लगा चलो ठीक है इलेक्ट्रॉन घूम लेगा, इसमें क्या दिक्कत है. और जो टोटल पेरीफेरी थी वो 2.5 टाइम्स ऑफ लैम्डा थी, तो स्टेबल नहीं होगा. यहां पे इलेक्ट्रॉन घूमने से मना कर देगा, मतलब दिस इज नॉट अ स्टेबल स्टेट. यहां पे हमारी चर्चा एप्लीकेबल नहीं है, इन शॉर्ट. तो ये कंडीशन है जिसमें हम पूरा डिस्कशन कर रहे हैं. दूसरी बात कि अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन की, तो सर सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम क्या होता है शॉर्ट में बता दीजिए, हम तो थोड़ा सा भूल गए. अरे ये कहां चला गया? अरे रे 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 रे, क्यों गायब हो गए भाई तुम? वापस नहीं आ सकता क्या? चलो कोई बात नहीं यार, लिखा हुआ गलती से गायब हो गया. मैं बना देता हूं यहां पे फिर से. मैंने कुछ ऐसा किया था, ये ठीक है. और इसको कुछ नहीं, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा और ये 3 लैम्डा. ओके चलिए बहुत बढ़िया. और हमने लिखा 2 पाई आर इक्वल टू n लैम्डा. अब हम बात कर रहे थे एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन की बात. चलो ठीक है. सो द एंगुलर मोमेंटम दैट्स नथिंग बट mvr. This should be integral multiple of a factor, that's what we call as h upon 2 pi. mvr equals to nh upon 2 pi. n की अलग अलग वैल्यूज रखते जाइए, 1 2 3 एंड सो ऑन. आपके पास यहां पे mvr इक्वल टू अलग अलग फैक्टर्स आते जाएंगे. अब ये जो फैक्टर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू h अपॉन 2 पाई. तो ये दोनों बातों का हम लोग यूज करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. चलिए तो बातें बढ़ाते हैं आगे. और ये रहा आपके सामने एक सवाल, रीड कीजिए सवाल को, अच्छा क्वेश्चन है. व्हाट इट सेज, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अच्छा, आपको क्या देके रखा हुआ है? आपको काइनेटिक एनर्जी देके रखी है किसकी? एक इलेक्ट्रॉन की, जो कहां पे ऑर्बिट कर रहा है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में. किसके? हाइड्रोजन के. ठीक है, तो सिंपली z इक्वल टू 1 मान लो, चिंता वाली बात नहीं है. डिटरमाइन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इट. सर क्या रिलेशन होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ में और काइनेटिक एनर्जी में, कैसे निकालें हम लोग ये? तो सोचो, सबसे पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आपके दिमाग में क्या आता है? सर हमको तो एक फॉर्मूला याद आ रहा है, आपने अभी परसों ही ड्यूअल नेचर पढ़ाया था, तो उसमें आपने लिखा था लैम्डा इक्वल्स टू h बाई पी, है ना? बिल्कुल यही तो बोला था, लैम्डा इक्वल टू h बाई पी. पी क्या होता है? पी मोमेंटम होता है, लेकिन यहां तो काइनेटिक एनर्जी देके रखी है, तो क्या हम लोग काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को ऐसे रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. ये लिख दिया हम लोगों ने रिलेशन. ठीक है, ओके सर, मजा आ गया. अब क्या करें? वैल्यू रख दो ना. क्या बन जाएगा ये एक्सप्रेशन? लैम्डा इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओवर 2ke इंटू m. परफेक्ट, मजा आ गया, क्या बात है. ये लिख दिया हम लोगों ने एक्सप्रेशन. अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू उठा के रखते हैं. कैसे रख दें सर? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख दें ना. ऐसा नहीं करना है. क्या रखोगे?
आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको जूल में। तो बाकायदा जूल में कन्वर्ट करके रखते हैं और पूरा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पहला सवाल आ रहा है इसलिए बाकायदा एंड तक हम कैलकुलेट करेंगे। तो आइए इसका आंसर निकालते हैं, कोई जल्दी वाली बात नहीं है, टाइम थोड़ा लग जाए लेकिन पूरा आंसर निकालेंगे। लैम्डा इक्वल टू एच 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2 ke काइनेटिक एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, तो इसको मैंने लिख दिया 3.4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। ओके, और आगे क्या आएगा, m है, m क्या होता है भाई साहब, m होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऊपर से मैं इस फॉर्मूले को हटा रहा हूं, हमारे कैलकुलेशन के बीच में आ रहा है। ठीक है, ये इसको मैंने हटा दिया। ठीक, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वो होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31। ओके, तो सर अब इसको कैलकुलेट कैसे करें, हमें तो ऐसे गंदे गंदे कैलकुलेशन देख के डर लग जाता है। अरे डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको मैं तरीका बताता हूं, देखना फटाफट, बिल्कुल ऐसे ऐसे होंगे कैलकुलेशंस। कैसे, देखना, ये -19 और -31 सबसे पहले बन गए -40। ठीक है, तो इसको आपने लिख दिया 10 टू दी पावर -40 और रूट के अंदर है इसलिए 10 टू दी पावर -20 बाहर निकल गया। यहां पे बाहर निकला 10 टू दी पावर -20। ठीक है, रूट के अंदर था 10 टू दी पावर -40 है ना, तो ये 1/2 हो गया। अब ये 10 टू दी पावर -20 को ऊपर ले जाओ और इससे काट दो। जैसे ही आप इसको काटोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे 10 टू दी पावर -1414 -34 प्लस 20 -14 होता है ना, सही कर रहा हूं बिल्कुल। चलो शानदार, तो आगे क्या, अब इसको कैलकुलेट करते हैं भाई साहब, कितना बन जाएगा ये 2 इंटू 3.14 2 इंटू 3.4 इंटू 1.6 इंटू 9.1, ये नियरली कितना होता है। सबसे पहले 2 इंटू 1.6 अगर हम करें तो नियरली 3.2 होता है। अब 3.2 इंटू 3.4 करो इंटू 9.1 करो, 3.2 इंटू 3.4, सुनना ध्यान से है ना, कुछ इंटरेस्टिंग निकलेगा इसमें। मैं 9 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये भी 9 के नजदीक ही आएगा, समझना। इसको आपने लिख दिया 8, इसको आपने लिख दिया 12, इसको आपने लिख दिया नीचे 6 और इसको लिख दिया फिर से 9, तो ये आ रहा है 8 और ये भी आ रहा है 8 और ये कितना आ रहा है 10, मतलब 10.8। तो 10.8 इंटू 9 मतलब 91 92 के आसपास कुछ आ रहा है, 91 92 के आसपास कुछ आ रहा है। मतलब रूट जब लेंगे तो 9 से कितना होता है 81 और ये उसके आगे जा रहा है, मतलब 9 और 10 के बीच में कुछ वैल्यू आएगी, 9.2 9.3 9.4 समथिंग। तो 6.62 डिवाइडेड बाय 9 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू दी पावर -14, इसको आप कीजिए कैलकुलेट। 6.62 डिवाइडेड बाय 9 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू दी पावर -14। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर फाइनल आपको मिलेगा 0.67 इंटू 10 टू दी पावर -9 मीटर, यानी 0.67 नैनोमीटर। ये आएगा आंसर। बस एक स्टेप छोड़ रहा हूं आपके लिए, ठीक है। ये 9 पॉइंट समथिंग कितना है एग्जैक्टली वो निकाल दीजिए, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया आपका आंसर। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन एंड दिस इज व्हाट वी हैव डन। सो लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर नाउ, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, ये रीड कीजिए सवाल को। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन n इक्वल टू 1 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलो, हाइड्रोजन की बात चल रही है, z इक्वल टू 1 और फर्स्ट ऑर्बिट की बात चल रही है n इक्वल टू 1। आपको निकालना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यू नीड टू फाइंड आउट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या होता है फॉर्मूला? अच्छा, क्या हम लोगों ने, अगर अब आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि सर हम तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, लैम्डा इक्वल्स टू h बाई √2 KEM, तो फिर आप बात करोगे काइनेटिक एनर्जी की, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो अभी तक हमने सीखी ही नहीं है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी। तो फिर क्या करें, कुछ और सोचो, जो पढ़ा है वो अप्लाई करो। क्या पढ़ा है हम लोगों ने? हमने ये पढ़ा है कि 2πr जो होता है, बोहर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, कितना होता है वो? n टाइम्स ऑफ लैम्डा। यस और नो? डेफिनेटली यस। तो अगर 2πr इक्वल टू n लैम्डा होता है तो क्या हम लोग यहां पे से, अगर 2πr इक्वल टू n लैम्डा है तो n की वैल्यू 1 रख दो। यहां पे से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? यहां पे से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 2πr डिवाइडेड बाई n तो 1 है, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, 2 इंटू 3.14 इंटू r। अब देखो r जो है ये भी ऑल्दो हमने डिराइव नहीं किया है, लेकिन मैं बता रहा हूं अभी, थोड़ी देर के लिए इसको याद रख लो, 2-4 स्लाइड के बाद हम उसके डेरिवेशन पे आ रहे हैं, ठीक है, चिंता वाली बात नहीं है। ये होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये है रेडियस। तो ये वैल्यू उठा के यहां पे रख दीजिए, कितना आ गया?
0.53 और यूनिट इसकी क्या आ जाएगी, एंगस्ट्रॉम। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करें, 0.53 इंटू 2 होता है 1.06 इंटू 3.14, मतलब नियरली 3.2 3.3 के आसपास कुछ आएगा। तो मैं रफली लिख रहा हूं, देखो ये पूरे कैलकुलेशन में कैलकुलेटर से नहीं कर रहा हूं, फटाफट बस यहीं पे से देख के करते जा रहे हैं हम लोग, आप लोग कैलकुलेटर से मैच कर लेना कैलकुलेशन, इतना भी बोल रहा हूं मैं। तो ये बन जाएगा कितना, 3.3 नियरली एंगस्ट्रॉम। दिस इज द आंसर। चलो अब बातों को बढ़ाते हैं आगे। दिस इज द आंसर इन फ्रंट ऑफ अस। ओके, बहुत बढ़िया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। बोहर्स एटॉमिक मॉडल की बात चल रही थी। अब बोहर साहब ने दिए कुछ पोस्टुलेट्स, वो जो बातें, जो समस्याएं हमने समझी, स्टेशनरी ऑर्बिट का फंडा क्या होता है, क्यों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूमते समय एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, क्या कारण होता है, व्हाट मेक्स इट हैपन, ये बातें वो समझा नहीं पाए ये बातें भी समझा नहीं पाए वो, उन्होंने पोस्टुलेट दे दिए। ये लॉ नहीं है, ये पोस्टुलेट। उन्होंने कहा देखो अगर समझना चाहते हो तो इन बातों को मानो, इन कंडीशंस में ये बातें जो है एक्सप्लेन हो रही हैं, और अगर आप इसको नहीं मानोगे तो फिर उलझते रहो अपने कॉन्सेप्ट से, क्या करेंगे, और इतनी सी बात है। तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या बातें उन्होंने की। द न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड मासिव सेंट्रल कोर। मालूम है हमको क्या बोलते हैं उसको हम लोग, उस सेंट्रल मासिव कोर को न्यूक्लियस बोलते हैं। अराउंड विच प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, प्लैनेटरी फोकट डाल दिया, अराउंड विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व है ना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी वर्ड की वजह से। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर देयर रोटेशन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस। बात खत्म, मालूम है हमको, कोई नई बात नहीं है। क्वांटम कंडीशन, यह भी मालूम है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाय 2π, और n की वैल्यू की अगर आप चर्चा करें सो दैट कैन बी इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। बड़ी अच्छी बात है। सो L इक्वल्स टू mvr विच इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2π। ओके, दैट्स कूल, बढ़िया। स्टेशनरी ऑर्बिट की बात अगर हम लोग करें तो क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, वही बात आ गई कि अगर एक ऑर्बिट में घूमते समय इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है तो वो क्यों नहीं कर रहा है। बोहर साहब ने उन ऑर्बिट्स को कहा परमिसिबल, और कुछ ऐसे परमिसिबल ऑर्बिट्स हैं जिनमें की एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, उनको कहा जाता है स्टेशनरी ऑर्बिट। क्यों नहीं कर रहा है, नहीं समझाया उन्होंने, इसलिए तो पोस्टुलेट है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कंडीशन, अब ये बात समझना, समझने वाली बात है गुरु। ये न्यूक्लियस, ये ऑर्बिट्स है ना, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, सुनना बात ध्यान से, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन जो यहां बैठा हुआ है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। अब अगर आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करवाओ, अगर आप इस सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करवाओ और वो एनर्जी जो है 1 और 2 के बीच के डिफरेंस के बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन पता है क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके भाग जाता है। कहां भाग जाता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके भाग जाता है हायर स्टेट में। इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके भाग जाता है हायर स्टेट में, ठीक है। ये जो h न्यू एनर्जी आपने दी है इतनी एब्जॉर्ब करेगा और भाग जाएगा, लेकिन हायर स्टेट में उसका मन नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता, क्योंकि हायर एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अभी एट द मोमेंट देखो, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी बात करूं या आपकी बात करूं, हम सब लोग बैचलर हैं, मैं भी बैचलर हूं, आप भी बैचलर हो, है ना, आपकी शादी तो हुई नहीं होगी अभी, तो हम लोग बैचलर्स हैं, तो हम लोग अभी स्टेबल नहीं है लाइफ में, ऐसा बोलते हैं ना, समाज बोलता है कि हम स्टेबल नहीं है, हम सेटल नहीं हुए, इसलिए हमें बहुत एनर्जी है, हम बहुत खुश दिखते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग जिनकी शादी वादी हो जाती है, सेटल हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, फिर एनर्जी धीरे 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 कम होने लगती है। तो लाइफ में याद रखना, एनर्जी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में जाएगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, वापस घूम फिर के आ जाएगा नीचे। अब अगर वो वापस आएगा, अब अगर इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया था, जब ये भाई वापस आएगा हमारा, ठीक है, तो क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। तो ये जब 2 से 1 में वापस आएगा, ट्रांजिट करेगा, सो इट्स गोइंग टू डू व्हाट, इट्स गोइंग टू रेडिएट सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट्स इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द 2 ऑर्बिट्स। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। तो यही तो फंडा है, यही तो फंडा है कि क्या फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहा है, ये कितनी होती है, ये दिस इज गिवन बाय द डिफरेंस, h nu इज गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ द 2 एनर्जी स्टेट्स ऑफ द ऑर्बिट्स। ओके, तो आइए इसको शब्दों में पढ़ते हैं। An atom can emit or absorb radiation. An atom can emit or absorb radiation. देखो यहां पे absorb और यहां पे emit in the form of discrete energy photons. ये बहुत काम की बात है यार,
डिस्क्रीट एनर्जी फोटोन मतलब डिस्क्रीट मतलब स्पेसिफिक, कुछ ही फोटॉन्स को वो, कुछ ही सर्टेन एनर्जी को वो एक्सेप्ट करेगा जो कि इनके एनर्जी लेवल के बराबर है। और अगर मान लो आपने कुछ भी रैंडम वैल्यू दे दी, अब ये सोच के बैठा था कि मुझे यहां से यहां तक जाने के लिए कुछ एक्स अमाउंट चाहिए, आपने x.1 दे दी, आपको लग रहा है मैंने तो ज्यादा दे दी, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, खुददार है बहुत, ठीक है। कम दोगे तो भी मना कर देगा, ये बात ध्यान रखना। सो इट एब्जॉर्ब्स और एमिट्स एनर्जी इन सर्टेन डिस्क्रीट एनर्जी फोटॉन्स when an electron jumps from higher to lower orbit or from lower to higher orbit respectively, ठीक है। और ये बन गया आपके सामने फॉर्मूला जिस पे कि हम लोग अब करने वाले हैं काफी विस्तार में चर्चा। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात क्लियर है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही फंडामेंटल बात अभी हमने डिस्कस की है। तो आइए चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। 2 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और 2 पॉइंट्स हमने पहले डिस्कस किए। तो नेक्स्ट थिंग इज द डेरिवेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके सामने अब आ रहा है। नाउ सी, एजेंडा क्या है, हमको 3 बातों का डिस्कशन करना है, रेडियस, वेलोसिटी एंड द एनर्जी इन एनी गिवन स्टेट। तो सबसे पहले ये जो पूरा डिस्कशन चल रहा है ये किस तरह के स्पीशीज पे चल रहा है? ये चल रहा है हाइड्रोजन या तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पे, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के प्रकार के स्पीशीज। अब हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज क्या होते हैं? जो हाइड्रोजन को पसंद करते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। या तो H ले लो या He+ ले लो या Li2+ ले लो एंड सो ऑन, मतलब कि जिनके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? जिनके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। ओके, अब जैसे मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट, पहला ही ऑर्बिट है, बड़ी अच्छी बात है। और ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, ओके, दिस इज द इलेक्ट्रॉन E, ओके। अब एक बात बताइए कि अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है कुछ v वेलोसिटी से r रेडियस में, सेंटर पे मान लो ZE, बाहर है E, है ना, तो आप मुझे एक बात बताइए कि कौन सा वो फोर्स है जो कि प्रोवाइड करवा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, यस और नो? डेफिनेटली यस। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि FC इक्वल्स टू FE? बिल्कुल। मतलब क्या? मतलब ये कि mv² डिवाइडेड बाई r को मैं इक्वल टू k Q1 को एक आपने लिख दिया ZE और दूसरा आपने लिख दिया E डिवाइडेड बाई r², ऐसा लिख सकता हूं क्या? क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो r से r कैंसल आउट कर दिया आपने? बिल्कुल कर दिया सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगली बात कि क्या आप लोगों को एक इक्वेशन और मालूम है? आप लोगों को एक इक्वेशन और मालूम है, कौन सी? अभी तो हमने पढ़ी बोहर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से। क्या पढ़ा हम लोगों ने? दैट क्या पढ़ा? mvr इक्वल्स टू व्हाट? NH/2π। mvr इक्वल्स टू NH डिवाइडेड बाई 2π। ये पढ़ा हम लोगों ने? बिल्कुल पढ़ा हम लोगों ने। तो क्या यहां से हम लोग v की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या करने जा रहे हैं हम लोग? v की वैल्यू निकाल के यहां सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो कर दीजिए वहां पे सब्स्टिट्यूट, उससे क्या होगा? r का एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो जरा करो यहां पे सब्स्टिट्यूट। क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया आप लोगों ने? m इंटू v को आपने लिखा, v को आप लोगों ने लिखा, क्या लिखा? NH डिवाइडेड बाई 2πmr, ओके। और v पे लगा हुआ है स्क्वायर इक्वल्स टू kZe² डिवाइडेड बाई r, ठीक है। तो आइए जरा स्क्वायर ओपन करते हैं। जैसे ही आपने स्क्वायर ओपन किया, यहां पे अंदर आ गई सारी चीजों में स्क्वायरिंग, ये आपने कर दी अंदर स्क्वायरिंग, n² h², 2 का स्क्वायर बन गया कितना? बोल दो जरा, 2 का स्क्वायर कितना बन गया? 2 का स्क्वायर बन गया कितना? 2 का स्क्वायर बन गया 4, और ये r कैंसल आउट हो गया कैंसल आउट। यहां पे सिर्फ एक r बचा, तो मैं डायरेक्टली वही एक्सप्रेशन लिख रहा हूं जो बच रहा है। ये मैंने r को इरेज कर दिया और ये एक r इधर बचा हुआ है, ओके। तो देखो जरा ध्यान से, और भी कुछ कट रहा है क्या? अच्छा, यहाँ पे π² भी आएगा और m² भी आएगा, ठीक है। पाई और m पे स्क्वायर नहीं किया था हम लोगों ने। एक m भी कैंसल आउट हो गया, तो क्या यहां से r की वैल्यू हमको मिल गई? बिल्कुल मिल गई। r की वैल्यू देख के बताओ जरा कितनी मिल रही है? r की वैल्यू मैं कहां लिख दूं? r की वैल्यू मैं लिख देता हूं, कहां लिख दूं? थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी। ये मैं छोटी सी बात इसको इरेज कर रहा हूं इधर,
है ना। पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है, देख लो, R इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। पहला काम का रिजल्ट हमने डिराइव कर लिया है। आपको जीवन में कभी इसके डेरिवेशन में चिंता करने की, उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा सामने डिराइव किया हम लोगों ने अभी। कोई दिक्कत है इसमें? ये आर का डेरिवेशन आपके सामने आ गया, तो ये आर का रिजल्ट मैंने प्रिंटेड फॉर्म में भी लिख दिया है ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, पूरे आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं, फोकस यहां रखो बस। एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये कि हम लोगों ने डिराइव, बिल्कुल डिराइव किया। इसका आउटकम क्या है? इसका आउटकम कुछ ऐसा है, कि जो आर है उसका डिपेंडेंस आ रहा है एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड पे, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड पे, ठीक है। आर का डिपेंडेंस आ गया एन स्क्वायर बाय जेड पे, बहुत बढ़िया। तो अब यही रिजल्ट को हम यूज करके निकालने जा रहे हैं। तो आइए v की वैल्यू करते हैं डिराइव। अब जरा ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल सी बात है, जो हमने अभी किया उसी को एक बार फिर दोहरा रहे हैं। क्या किया हम लोगों ने? हमने लिखा, पहला एक्सप्रेशन क्या लिखा आपने? सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इजंट इट? और दूसरी बात लिखी mvr इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। आर की वैल्यू उठा के रख दो, आर की वैल्यू उठा के रख दो। क्या है आर की वैल्यू? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। लिखा क्या ये? बिल्कुल लिख दिया। इसको इक्वेट करो NH अपॉन 2 पाई से, तो v का एक्सप्रेशन आपके सामने कुछ ऐसा आ गया। v का एक्सप्रेशन देखो क्या क्या कैंसल आउट हो रहा है, जो कैंसल आउट हो रहा है ना उसको कैंसल आउट कर दो। m कैंसल आउट हो गया, और क्या कैंसल आउट हो गया? ये एक पाई भी कैंसल आउट हो गया, और क्या कैंसल आउट हो गया? एक 2 भी कैंसल आउट हो गया, एक n भी इनफैक्ट कैंसल आउट हो गया। और कुछ कट रहा है क्या? कुछ दिख रहा है आप लोगों को? मेरे को तो नहीं दिख रहा। ये h भी एक गया, ठीक है, h भी गया, बहुत बढ़िया। तो v का एक्सप्रेशन आपके सामने क्या आ गया? v का एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया 2 पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और यहां पे एक h बचा हुआ है ना, बिल्कुल NH। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ गया क्या यार? ये लो, हो गया डिराइव, चेक कर लो। n कहा गया 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई NH, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई NH। v और r दोनों डिराइव कर दी चुटकियों में हम लोगों ने। कोई बड़ी बात थी? कोई बड़ी बात नहीं थी। तो v का रिलेशन आया, v का डिपेंडेंस आया प्रोपोर्शनल टू z बाय n। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। r को आपने क्या लिखा? प्रोपोर्शनल टू। r को आपने क्या लिखा था? प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z। v को क्या लिख दिया आपने? प्रोपोर्शनल टू z बाय n। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं, कहां गया? अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनर्जी पे, ठीक है। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस को मैं लिख देता हूं यहां पे फिर से। r प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा आपने? n स्क्वायर बाय z, और v प्रोपोर्शनल टू z बाय n। काम की बातें हैं। नाउ लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। ये बातें आपके सामने लिखी हुई हैं सारी, जो डिराइव किया वही प्रिंटेड फॉर्म में भी लिखा हुआ है। अब बात सुनो कि जो पूरा इतना बड़ा कांस्टेंट टर्म यहां पे इन्वॉल्व है, ये जो पूरी टर्म इतनी बड़ी इन्वॉल्व है यहां पे, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच, जेड को तो जेड रखो, है ना, डिवाइडेड बाय एच, और जो आर का एक्सप्रेशन है, ये इतनी बड़ी जो टर्म इन्वॉल्व है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यूज मिलेंगी कुछ ऐसी। तब आपको वैल्यूज मिलेंगी कुछ ऐसी। आर के लिए आपको मिलेगा 0.53, आर नॉट जो है ना, दैट्स 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो किसी भी गिवन ऑर्बिट के लिए रेडियस आपका बन जाएगा कितना? दैट्स गोइंग टू बी 0.53 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। ये आ गया जनरल रिलेशन आपके सामने, ठीक है। ये आ गया आपके पास जनरल एक्सप्रेशन 0.53 n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z, ओके। और दूसरी बात अब जो हम करने जा रहे हैं वो है एनर्जी की चर्चा। सो लेट्स डिस्कस एनर्जी, दैट व्हाट बेसिकली द एनर्जी इज। अगर ये एक न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के पास एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, तो इसके पास कौन सी या कौन कौन सी एनर्जीज एसोसिएटेड होती हैं? बताइए जरा, कौन सी या कौन कौन सी एनर्जीज एसोसिएटेड है? डेफिनेटली अगर आप टोटल एनर्जी की बात करें तो वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस द पोटेंशियल एनर्जी। हाँ या ना? बिल्कुल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी सर इसमें? जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको आप लिखेंगे हाफ mv स्क्वायर। तो लिख देते हैं, दोनों के एक्सप्रेशंस की डिस्कशन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी
हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, अब हम लोग एम वी स्क्वायर बाय आर को के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? यह है ZE और यह है E। लिख सकते हैं कैसा? कैसे लिख दिया सर आपने? अरे सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यस और नो? डेफिनेटली यस। आर को कर दो कैंसल आउट, तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू आप इतनी उठा के रख सकते हो क्या? बिल्कुल रख सकते हो। तो क्या आप लोग काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में एम वी स्क्वायर की वैल्यू अगर रख दो तो ये बन जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू रख दो, कितना बन गया ये बन गया के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अच्छा ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करें तो वो नेगेटिव होती है, के Q1 Q2 E होता है डिवाइडेड बाय आर। तो क्या ये एक्सप्रेशन बन गया? अरे यही तो बना एक्सप्रेशन, क्या बात है, मजा आ गया। तो क्या ये टोटल एनर्जी है? बिल्कुल टोटल एनर्जी है। तो क्या इसको देख के आप इतना बता सकते हैं, क्या इस बात को देख के आप इतना बता सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है उसमें काइनेटिक और पोटेंशियल का सम है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है उसका मैग्नीट्यूड पोटेंशियल से आधा है। अच्छा, और अगर आप टोटल एनर्जी देखें तो ये आएगी कितनी? ये आने वाली है नेगेटिव, और कितनी नेगेटिव? नेगेटिव टाइम्स ऑफ हाफ के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिस्कशन दिस इज गोइंग ऑन। इनफैक्ट पिछले 15 मिनट से जो डिस्कशन चल रहा है, बस इन्हीं में से सवाल आने वाले हैं इस टॉपिक में से, मान के चलो आप, इनमें से तो पक्का आने ही वाले हैं। तो यहां से हम क्या आउटकम निकाल सकते हैं? यहां से हम ऐसा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट्स इक्वल टू हाउ मच? दैट्स इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, एंड दैट्स हाउ मच? दैट्स हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की आधी है, हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ये एक बहुत ही काम का डिस्कशन है। ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड्स की चर्चा हम लोगों ने यहां पे लिख दी। तो ये आ गया आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जिसको हमने डाल दिया डब्बे में। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो शब्दों में भी लिख लो, इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए बातों को बढ़ाते हैं आगे। अभी हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जो टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में, उसको आप लिख सकते हैं, लेट्स से दिस इज ई टोटल। So magnitude of the total energy equals to magnitude of the kinetic energy, and that's how much? That's half the magnitude of potential energy। बड़ी अच्छी बात है। अब सर एक्सप्रेशन क्या लिखा है आपने टोटल एनर्जी का? बेटा देख लो, अभी हमने एक्सप्रेशन क्या लिखा है। हमने एक्सप्रेशन ये लिखा है -1/2 kz e स्क्वायर बाय आर। ओके ठीक है, लिख देते हैं इधर। सो द एनर्जी टोटल इज नथिंग बट -1/2 k जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ओके सर, आपने आर का एक्सप्रेशन क्या लिखा था? व्हाट वाज द एक्सप्रेशन फॉर आर? याद करो जरा, हमने आर का एक्सप्रेशन क्या डिराइव किया था? हमने आर का एक्सप्रेशन डिराइव किया था आर इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एम के जेड ई स्क्वायर। क्या यही एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिराइव किया था? बिल्कुल यही तो किया था। कहां किया था सर? ये देख लो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। क्या यही बात है? बिल्कुल है। अच्छा, हमने स्क्वायर नहीं लगाया, लगा देते हैं। ओके, तो आइए इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं। अब जैसे ही आप इस वैल्यू को आर की जगह पे सब्सटीट्यूट करेंगे, सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? यू आर गोइंग टू गेट समथिंग लाइक दिस, दैट द टोटल एनर्जी कितना बन जाएगा? ये बोलते चलो साथ साथ में, उठा के यहां पे रखना है। तो कौन सा फैक्टर ऊपर आ जाएगा? 2 और 4 पहले ही हमने कैंसल आउट कर दे। दिस इज -2 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ओके, ये नीचे का फैक्टर चला गया ऊपर। ऊपर ऑलरेडी के है, जेड है, ई स्क्वायर है। के है, जेड है, और क्या है बेटा? और क्या है बिटवा? ई स्क्वायर। तो ये बन गया e टू द पावर 4। ओके, डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, मजा आ गया। ठीक है, तो ये है टोटल एनर्जी का अद्भुत एक्सप्रेशन जिसको हमने डाल दिया सुंदर से डब्बे में। ठीक है, यहां से देख के हम इतना कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है
उसका डिपेंडेंस है प्रोपोर्शनैलिटी z स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर। बहुत शानदार, बड़ी अच्छी लगी ये बात तो। ठीक है, इतनी बातों में हमको कोई समस्या नहीं है, कोई भी दिक्कत इतनी बातों में नहीं है, तो इसको हम डाल देते हैं डब्बे में। और अब बात करते हैं ट्रांजिशन की। क्या हम ये बात समझ चुके हैं कि अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। बहुत बढ़िया, ये हमने बना दी ऑर्बिट्स। ऑर्बिट में कौन घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है ना। अब एक ऑर्बिट से निकल के इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे ऑर्बिट में चला गया, जैसे लेट्स से दिस इज n1, दिस इज n2, तो एनर्जी इसने प्राप्त की, ये निकल गया हायर ऑर्बिट में, लेकिन हायर ऑर्बिट में मन नहीं लगा, 10⁻⁻10 सेकेंड में वापस ट्रांजिट करेगा अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में, और इस प्रक्रिया में ये एनर्जी रेडिएट करेगा। कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा, h टाइम्स ऑफ न्यू, इतनी एनर्जी रेडिएट करेगा। तो हम लिखेंगे डेल्टा E इक्वल्स टू h न्यू, दैट इज इक्वल्स टू E n फाइनल माइनस n इनिशियल, इन दोनों एनर्जी स्टेट्स का डिफरेंस। इतनी बातें देख लो, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, काम की बातें हैं बहुत ज्यादा। आइए अब डिस्कशन को बढ़ा दिया जाए, आगे चर्चा बढ़ाते हैं हम लोग आगे। सो लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। हम लोगों ने अभी अभी ये समझा कि एनर्जी का एक्सप्रेशन, जिसको कि आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2π² mk² z² डिवाइडेड बाई e⁴ डिवाइडेड बाई n² h²। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा, और यही है -kz e²/2r। नेगेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है, नेगेटिव वैल्यू सिग्निफाइज, नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं रहा है भाई, आ गया। नेगेटिव वैल्यू ऑफ द टोटल एनर्जी इंडिकेट्स दैट द सिस्टम इज बाउंड। बाउंड सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन अपने आप इस न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जाएगा, अपनी ऑर्बिट को छोड़ के नहीं जाएगा, उसको निकालने के लिए आपको देनी पड़ेगी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, और ये बातें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, काम की हैं, इसलिए बार बार स्लाइड्स में आ रही हैं। इस पर मैं बना देता हूं स्टार, आपके दिमाग में हमेशा ये फिक्स्ड रहनी चाहिए। ओके, चलिए डिस्कशन बढ़ाया जाए आगे। अब जैसा कि मैंने कहा, क्या कहा सर आपने, आई सेड दैट लेट्स से इलेक्ट्रॉन इज इन एनी ऑफ द ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में है, यहां से हायर ऑर्बिट में गया। अब जब ये हायर से लोअर में ट्रांजिशन करेगा, जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में ट्रांजिशन करेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा। कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा, डेल्टा E एनर्जी रेडिएट करेगा। अच्छा ठीक है सर, अब अगर डेल्टा E एनर्जी को आप लिखते हैं E2 माइनस E1, ठीक है लिख दिया, तो ये जो पूरी कांस्टेंट वाली टर्म है, ये पूरी कांस्टेंट वाली टर्म, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए कुछ कांस्टेंट लिख दिया। ठीक है, K लिख दो, Z लिख दो, जो आपकी, Z और K तो दोनों हो चुके हैं, A लिख दो, B जो आपकी इच्छा लिख दो। ठीक है, कांस्टेंट लिख दो इन शॉर्ट। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पे है E। ओके, डेल्टा E को आप लिखेंगे hc/λ। ठीक, तो यहां से C और लैम्डा को भी मैं कांस्टेंट के डिवीजन में भेज रहा हूं, C और लैम्डा को भी राइट हैंड साइड वाली टर्म्स में भेज रहा हूं। समझ लो, पहले लिखना नहीं, समझ लो बस क्या कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, H और लैम्डा को भी डिवीजन में भेज रहा हूं, तो 1/λ का एक्सप्रेशन आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा, देख लेना। 1/λ का एक्सप्रेशन आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा। ये जो पूरा कांस्टेंट है, डेल्टा E के साथ मैंने C और H भी डिवीजन में भेज दिया, और जो नया कांस्टेंट बना वो कहलाया रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10⁷ पर मीटर। ठीक है, तो 1/λ इक्वल टू R ब्रैकेट, क्योंकि E2 खुद नेगेटिव है और E1 खुद नेगेटिव है, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1/n1² माइनस 1/n2²। इस बात को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस बात में मैं आपका ध्यान चाहूंगा कि ये जो n1 है, दिस इज नथिंग बट दी फाइनल एनर्जी स्टेट। कहां से आ रहा है, 2 से आ रहा है, कहां पे आ रहा है, 1 में आ रहा है। सो दिस इज फाइनल एनर्जी स्टेट, और n2 जो है इनिशियल, मतलब यहां से आ रहा है और यहां पे आ रहा है। ठीक है, यहां से आ रहा है, 2 से आ रहा है, 1 में आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम 2 टूवर्ड्स 1। तो फाइनल एक्सप्रेशन 1/λ का, फाइनल एक्सप्रेशन 1/λ का आपके सामने बन रहा है ये। ठीक, ये चलो ओके, ये एक्सप्रेशन बन गया, ऊपर भी लिखा हुआ है। ठीक, दिमाग में डाल लो इस बात को। आइए अब डिस्कशन को बढ़ाते हैं आगे, कुछ इसी बेसिस पे कि इलेक्ट्रॉन कहां से किस लाइन में आ रहा है, किस ऑर्बिट में आ रहा है, हमने सीरीज को क्लासिफाई करके रखा है। पहली सीरीज कहलाती है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का मतलब है कि जो आपकी फाइनल स्टेट है वो होनी चाहिए 1, इनिशियल स्टेट चाहे जो हो, इनिशियल स्टेट कोई भी हो सकती है, मतलब आप 2 से आ जाओ, 3 से आ जाओ, 4 से आ जाओ, लेकिन कहां आना है, घूम फिर के किधर आना है, पहली स्टेट में ही आना है। तो ये बन गया फाइनल आपका 1,
और दूसरा मतलब आप कहीं से भी आ सकते हो, लेट्स से यू आर कमिंग फ्रॉम 2 to 1, तो आप यहां पे 2 की जगह क्या रख दोगे 2, 3 से बना रहे हो तो दिस वुड बी 3 एंड सो ऑन. Balmer series is nothing but the final state should be 2, initial state can be 3, 4, 5 and so on. Depending upon the values of n, you would get the different values of lambda. Paschen series आपका final energy state होना चाहिए 3, so on with bracket and fund series. Okay, ये P साइलेंट है, नाम इसका फंड होता है, बच्चे P फंड बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है, फंड है. अब ये इंग्लिश नाम ऐसे ही होते हैं ना, हमारे नाम देखो कितने अच्छे रहते हैं, सोनू, मोनू, गुड्डू, ठीक है, उनमें कुछ साइलेंट नहीं होता. कुछ लोग बोलेंगे आपके नाम में के साइलेंट है, वो साइलेंट नहीं है, श है, KSH, ठीक है, मिलके बनता है पूरा. एनीवेज चलो ये फालतू बातों को आगे बढ़ाते हैं, काम की बातों पे आते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत काम की बात है. फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की अगर आप बात करें तो क्या करना पड़ेगा आपको, एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, क्योंकि अभी अभी आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है 1 by लैम्डा इक्वल्स टू R ब्रैकेट 1 अपॉन व्हाट, 1 अपॉन n 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n 2 स्क्वायर. ये एक्सप्रेशन आपने लिखा, बिल्कुल लिखा. अरे आगे बढ़ाएं जरा, या ये एक्सप्रेशन आपने लिखा, बिल्कुल लिखा. अब आप एक बात बताइए कि एनर्जी में और लैम्डा में क्या रिलेशन होता है, डेल्टा E इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा, ऐसा लिखा है. सो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जहां पे लैम्डा की वैल्यू हाईएस्ट वहां पे एनर्जी की वैल्यू शॉर्टेस्ट एंड वाइस वर्सा. ठीक, तो अगर आपको लैम्डा की वैल्यू चाहिए शॉर्टेस्ट तो आपको 1 बाय लैम्डा चाहिए हाईएस्ट, और अगर 1 बाय लैम्डा हाईएस्ट चाहिए तो ये टर्म सबसे छोटी होनी चाहिए. मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आप लैम्डा मैक्सिमम चाहते हैं, अगर आप लैम्डा मैक्सिमम चाहते हैं तो आपको 1 बाय लैम्डा शॉर्टेस्ट करना पड़ेगा. और अगर आप लैम्डा शॉर्टेस्ट चाहते हैं, अगर आप लैम्डा शॉर्टेस्ट चाहते हैं, शॉर्टेस्ट, तो आपको 1 बाय लैम्डा मैक्सिमम करना पड़ेगा, जो तब हो पाएगा जब आप इस n2 को इंफिनिटी कर दें. सो दैट्स नथिंग बट r डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर. इस तरह का आपका एक्सप्रेशन बनेगा. ओके, दिस इज गोइंग टू बी द एक्सप्रेशन. आपने एक जो इनिशियल ऑर्बिट था उसको रख दिया कितना, इंफिनिटी, फाइनल ऑर्बिट जहां पे भी आप आ रहे हैं, द लैम्डा इन दैट केस इज गोइंग टू बी शॉर्टेस्ट. क्या बात बिल्कुल क्लियर है? चलो एग्जाम्पल, अगर हम बात करें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज, अगर हम लोग बात करें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज, अब बामर सीरीज के लिए आपने लिखा 1 अपॉन लैम्डा इज नथिंग बट R ब्रैकेट 1 अपॉन n इनिशियल स्क्वायर 1 अपॉन n फाइनल स्क्वायर माइनस n इनिशियल स्क्वायर. तो फाइनल को आपने लिख दिया यहां पे 2 माइनस 1 बाय इंफिनिटी. तो यह एक्सप्रेशन बन गया किसके लिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज. यहां पे लिख दिया हम लोगों ने, दिस इज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर बामर सीरीज. ठीक है बेटा, क्लियर? चलो बहुत शानदार. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज की अब अगर आप बात करें, H अल्फा, यानी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज, तो क्या करना पड़ेगा. अब देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो 1 बाय लैम्डा शॉर्टेस्ट चाहिए, हाँ या ना. लैम्डा मैक्सिमम तो 1 बाय लैम्डा शॉर्टेस्ट, और वो डिफरेंट शॉर्टेस्ट तब होगा, ये तो फिक्स है, जब ये वाली क्वांटिटी जो है जिससे माइनस कर रहे हो वो मैक्सिमम हो, है ना, तभी तो शॉर्टेस्ट मिल पाएगा आपको. तो वो कब मिलेगा, वो कब मिलेगा, क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं लॉन्गेस्ट लैम्डा, जिसको कि हम H अल्फा कहते हैं. बामर सीरीज के लिए लॉन्गेस्ट वेव लेंथ की बात चल रही है, 1 बाय लैम्डा शॉर्टेस्ट चाहिए. ये जो n2 है यहां पे इसको उठा के रख दो 3. सो n इनिशियल आप 3 से आ रहे हो, कहां पे आ रहे हो, आप आ रहे हो 2 में, ठीक है. और इसी तरह से बीटा, इसी तरह से गामा, मतलब आप 3 से 2 में आ रहे हो H अल्फा, आप 5 से 2 में आ रहे हो H गामा. क्लियर? बातों को रखना ध्यान में. वही बात एक बार फिर आ रही है, क्या कहा जा रहा है यहां पे, द ग्रेटनेस ऑफ बोहर्स थ्योरी लाइज इन द फैक्ट दैट it not only successfully explained the already known series of Lyman, Balmer and Paschen, but also predicted 2 new series in the infrared region which were later called and discovered by Brackett and the Fund. मतलब पहले Lyman, Balmer, Pasteur तक तो हमको मालूम था, ये 2 नई सीरीज इनके द्वारा हमारे ज्ञान में आई और बोहर साहब को इसीलिए मिला नोबेल पुरस्कार 1922 में. तो बहुत बढ़िया, ताली बजाते हैं एक बार, बातों को बढ़ाते हैं आगे. चलो ये डायग्राम आपके सामने है, रटने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी मालूम है कि आप मान लो कहीं से भी आ रहे हो फर्स्ट वाले में, फर्स्ट सीरीज में, दैट्स लाइमन, कहीं से भी सेकंड लाइन में आ रहे हो, दैट्स बामर, पास्टन, ब्रैकेट एंड सो ऑन. ओके, चलिए अब इस पे हम लोग ट्राई करेंगे कुछ क्वेश्चन. पहला सवाल आपके सामने है, ये क्वेश्चंस काफी अच्छी क्वालिटी के हमने लिए, काफी बढ़िया सवाल हैं. A to Z जितने भी क्वेश्चंस हमने पूरे सेशन में डाले हैं उनको अच्छे से करना है, रिवाइज करना है,
सिर्फ देखना नहीं है, वापस सोल्यूशन हाइड करके सॉल्व करना है और आंसर आपको वापस मैच करना है कि पहली बार में आपको 2 मिनट लगा तो दूसरी बार में आपको 1 मिनट लगना चाहिए। ऐसा टारगेट रख के करो, तभी तो आपकी स्पीड डेवलप होगी। द इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन बोहर ऑर्बिट हैज टोटल एनर्जी, ठीक है, कितनी देके रखी है, माइनस का 1.5 eV। कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी अगर देके रखी है तो क्या हमको यह मालूम है कि मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बहुत ही शानदार। तो क्या यहां से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू आ गई +1.5, काइनेटिक एनर्जी टोटल जो है वो आ गई 1.5 प्लस का 1.5 EV। पहला ऑप्शन, पहला आंसर आपके सामने आ चुका है, कोई बड़ी बात नहीं। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो क्या हमको पोटेंशियल एनर्जी का भी रिलेशन मालूम है? क्या हमको पोटेंशियल एनर्जी का भी रिलेशन मालूम है? यही लिख देता हूं, वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? अब एक बात बताइए कि जो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास दी है ये +3 होगी या -3 होगी? सर अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करो तो ये +3 है, लेकिन अगर आप बात करें पोटेंशियल एनर्जी की तो वो होती है नेगेटिव। इसलिए कायदे से हमको आंसर क्या लिखना चाहिए? हम ऐसा लिख देंगे, यहां लिख देता हूं मैं आंसर, दैट द टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। और या तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक ही बात है। वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन इनटू द ग्राउंड स्टेट। अच्छा, ग्राउंड स्टेट में आना है, ग्राउंड स्टेट में आना है। कहां से आना है? कहां से आना है? आपको एक ऐसे स्टेट से आना है जहां पे एनर्जी है -1.5, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी -13.6 हमको मालूम है, ठीक है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ये दूसरे पार्ट का आंसर, और अब हम आ रहे हैं तीसरे पार्ट पे। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी डिफरेंस है दैट्स नथिंग बट किस एनर्जी स्टेट से आ रहे हो, कहां से आ रहे हो? हमारे -1.5 से। -1.5 माइनस ग्राउंड स्टेट माइनस का 13.6, ओके। और यूनिट्स क्या है? यूनिट्स हैं EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो कितना बन जाएगा ये? 13.6 माइनस 1.5 ये बन जाएगा 12.1 समथिंग, है ना। तो 12.1 आपका डिफरेंस आ गया। तो एनर्जी डिफरेंस आ गया 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एनर्जी डिफरेंस। अब क्या कर देंगे हम लोग इसको? इक्वल्स टू HC डिवाइडेड बाय लैम्डा। बहुत बढ़िया, E की वैल्यू उठा के रख दो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और लैम्डा की वैल्यू यहां पे आप डाल दो। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा ये? इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, जरा जल्दी से सॉल्व कीजिए। लैम्डा इक्वल्स टू HC डिवाइडेड बाय 12.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ओके। यहां पे इस एक्सप्रेशन से आपको मिल जाएगा क्या? आपको मिल जाएगी वैल्यू लैम्डा की। तो इसको आप कर लीजिएगा कैलकुलेट। ये थर्ड पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना। जिसने सबसे जल्दी बताया उसको मिलेगा मेरा कमेंट वापस, ठीक है, मतलब शाबाशी वाला कमेंट, है ना। एक बार कैलकुलेशन देख लो, बिल्कुल सही किया, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालो, बहुत बढ़िया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो चलिए बातों को बढ़ाते हैं आगे। ये रहा अगला सवाल आपके सामने। रीड द क्वेश्चन व्हाट इट सेज। When is H alpha line in the emission spectrum of hydrogen obtained? अब आप बात कर रहे हैं H alpha line की। तो H alpha line के बारे में हमने क्या समझा? That if you talk about the Balmer series, तो Balmer series की longest wavelength क्या कहा हमने कि ये है longest wavelength of Balmer, ठीक है। तो Balmer series की सबसे लंबी वेवलेंथ है भाई साहब ये। क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है 1/λ इक्वल्स टू R ब्रैकेट 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। अब मैक्सिमम लैम्डा अगर आपको चाहिए तो मिनिमम एनर्जी डिफरेंस चाहिए, और मिनिमम एनर्जी डिफरेंस के लिए आपको क्या ट्रांजिशन रखना होगा? फाइनल आपने फिक्स कर दिया है 2, तो इनिशियल आप कहां से आएंगे? इन्फिनिटी से? नहीं सर, फिर 4 से, 5 से, 3 से। बहुत बढ़िया। तो ये वैल्यूज उठा के रख दीजिए। यहां से 1/λ की वैल्यू आपके सामने आती है कुछ ऐसी, 1/λ इक्वल टू R ब्रैकेट 1 फाइनल है आपका दिस एंड दिस इज 9, 4 और 9, तो एलसीएम आपका बन गया। एलसीएम लेने के बाद R के लैम्डा की वैल्यू आ रही है ये 36 और 5, तो दिस इज 36/5R, ओके, 36/5
5r इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ओके, अब ये आपके सामने आंसर आ गया। r की वैल्यू मालूम है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर। उठा के रख दो उठा के, ये आपके सामने आंसर आ गया लैम्डा का। अगली बात पूछिए फ्रीक्वेंसी, सिंपल, f क्या होता है, हम लिखते हैं v इक्वल्स f टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो f इक्वल टू c डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो c डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा है 36 r बाय 5, सो दिस इज 5rc डिवाइडेड बाय 36। तो अगर 5rc बाय 36 की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग अबाउट 4.5 4.6 नियरली इनटू, इसको 4.57 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, ये मैच करना आप लोग। ये इतनी आ रही है आपके सामने फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, इतनी आ रही है आपके सामने, जस्ट अ सेकेंड, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में। ठीक है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। ठीक है, ये बातों को बढ़ाते हैं आगे। ये दोनों पॉइंट हमने निकाल दिए हैं, दिस इज द आंसर, मैच करना और बताना कि आपका भी आ रहा है या नहीं। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगला पॉइंट है आपके सामने, ये बातें हम देख चुके हैं, वी हैव सीन द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, बिल्कुल देख चुके हैं। ये होता है एनर्जी का एक्सप्रेशन, डिपेंडेंस हमको मालूम है z² बाय n²। अगर आप बात करें हाइड्रोजन की तो उसके लिए z इक्वल टू 1, पहली स्टेट के लिए n इक्वल टू 1। बेसिक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला किसी भी स्टेट का आप लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, दैट द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू एनी गिवन nth स्टेट इज समथिंग लाइक दिस। En इज माइनस का En, एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू एनी गिवन स्टेट, माइनस का 13.6, माइनस का 13.6, माइनस ऑफ 13.6 डिवाइडेड बाय n²। ठीक है, 13.6 डिवाइडेड बाय n² eV, ये आ चुकी है एनर्जी। पहली स्टेट की बात करेंगे तो सिंपली माइनस 13.6 आएगा, दूसरी स्टेट की बात करेंगे तो माइनस 3.4 eV आएगा, तीसरी स्टेट की बात करेंगे तो उठा के रख दीजिए n इक्वल टू 3, दिस इज माइनस का 1.51 eV। चौथी के लिए 4 रख दो, याद रखने की जरूरत नहीं है, रखते जाना, वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी। ठीक है, n इक्वल टू 1 का मतलब है ग्राउंड स्टेट, और उसके बाद आप नॉर्मल स्टेट्स की बात कर सकते हैं 2 3 4 एंड सो ऑन। क्लियर है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला जाए उसका मतलब n इक्वल टू 2, क्लियर। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 3। अब पढ़ो जरा सवाल, क्या कह रहा है ये कह रहा है, क्या कह रहा है सवाल, फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग द डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ स्टेट n टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब भाई साहब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात आ गई है, मतलब आप कहां पे आ रहे हो, कहां पे आ रहे हो, आप आ रहे हो n इक्वल टू 2 में। कहां से आ रहे हो, हमको नहीं मालूम कहां से आ रहे हैं, तो इनिशियल को लिख देते हैं n। कोई दिक्कत वाली बात है इसमें नहीं, बहुत बढ़िया। इरेडिएट्स अ मेटालिक कैथोड ऑफ वर्क फंक्शन दिस मच, कितना वर्क फंक्शन देके रखा है, राइट साइड लिख देता हूं, वर्क फंक्शन देके रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट with a stopping potential of 0.55 volts, stopping potential of 0.55 volts। ठीक है, यह है स्टॉपिंग पोटेंशियल, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द क्वांटम नंबर n, आपको निकालनी है n की वैल्यू की, किस स्टेट से आ रहे हो ये आपको पता करना है, बहुत बढ़िया। क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं दैट द टोटल एनर्जी इंसिडेंट गोज इनटू टोटल एनर्जी इनकमिंग गोज इनटू द वर्क फंक्शन प्लस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट्स नथिंग बट EV, Isn't it? ये लिख दिया मैंने एक्सप्रेशन, कहां से आया सर ये, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक एक्सप्रेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 2 EV प्लस 0.55 EV, यानी 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आ गया पहले पार्ट का आंसर। क्या है ये, टोटल एनर्जी है। अच्छा ठीक है, इतनी बात तो हमको समझ में आ गई। अब आप एक बात बताइए सर, अब आप एक बात बताइए कि निकालना क्या है हमको निकालनी है n की वैल्यू, हमको निकालनी है n की वैल्यू। इंसिडेंट एनर्जी आप निकाल चुके हैं, आप किस स्टेट से आ रहे हैं आपको ये भी मालूम है, तो उस स्टेट की एनर्जी भी बता दीजिए, जो आपकी फाइनल स्टेट है ना, उस स्टेट में कितनी एनर्जी है। उस फाइनल स्टेट में सर एनर्जी है माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, दैट्स 4। ठीक है, तो ये कितना आता है, लेट्स से दिस इज 3.4 समथिंग, इजंट इट, 3 is 12 है ना, तो दिस इज 3.4 माइनस का 3.4 EV। बहुत काम का रिजल्ट, फाइनल एनर्जी मिल चुकी है और ये आपके पास टोटल एनर्जी इंसिडेंट मिल चुकी है। तो एनर्जी डिफरेंस को आप क्या लिख देंगे, डेल्टा E को आप लोग लिख देंगे माइनस का 3.4, पहले तो ये लिख दो, दिस इज हाउ मच, दिस इज हाउ मच, दिस इज 2.55, ओके। और इसको क्या लिख देंगे, क्योंकि टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है तो टोटल इंसिडेंट एनर्जी को मैं ले रहा हूं माइनस का 2.55 इक्वल्स टू माइनस का 3.4 EV माइनस दी इनिशियल एनर्जी, ओके, इनिशियल।
फाइनल माइनस इनिशियल। बहुत बढ़िया, ऐसा एक्सप्रेशन हमने लिख दिया। तो यहां से देखो इनिशियल की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से इसको इधर ले आओ राइट हैंड साइड, इनिशियल की वैल्यू आ रही है माइनस का 3.4 माइनस ये करोगे, सो दिस इज गोइंग टू बी नियरली 0.85 0.84 ओके, 0.85 समथिंग ले लो, ये आपके पास आ गई। पहले जिस ऑर्बिट में जिस ऑर्बिट से आप आ रहे हैं उसकी एनर्जी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, कितनी आ गई है, माइनस का 0.85। अब कहां पे लिख दें हम लोग, यहां पे कर देते हैं आगे की चर्चा, ठीक है, थोड़ी स्पेस बना के। ये आपके पास आ गई है आपकी उस एनर्जी, उस स्टेट की वैल्यू जहां पे आप पहुंचे हैं। कहां से पहुंचे आप लोग पहुंचे हैं n = 2 से, ठीक है। उसकी कितनी एनर्जी थी, दैट वाज माइनस का 3.4। टोटल एनर्जी कितनी आ रही थी, ऐसे समझो 100 रुपए आ रहे थे, तो वो कहां पे खर्च हुए, वो एनर्जी डिफरेंस में गए। कौन कौन सी स्टेट की एनर्जी डिफरेंस में, एक ये स्टेट है और दूसरी ये स्टेट है। अब इस स्टेट की एनर्जी इतनी है आपके सामने, माइनस का 0.85 EV। तो इसके लिए n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे सर, जो आपकी इनिशियल स्टेट है उसको आप लिख सकते हैं माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई n² EV, और इसकी वैल्यू है माइनस का 0.85। बहुत ही शानदार। तो यहां से n की वैल्यू निकाल दो, n² कितना बन जाएगा, माइनस 13.6, माइनस कट गया 13.6 डिवाइडेड बाय 0.85, तो n² की वैल्यू आएगी नियरली 16। तो n की वैल्यू आपके सामने आएगी, n की वैल्यू आएगी आपके सामने 4। दिस इज द आंसर, n की वैल्यू आपके समक्ष आएगी 4। ये आपके सामने आ चुका है आंसर। देख लो पूरी चर्चा, एक बहुत ही अच्छा सवाल था ये, ठीक है, CBSE में पूछा हुआ सवाल है, लेकिन ऐसे ही कुछ सवाल आपको मेंस और नीट में भी देखने को मिलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह के क्वेश्चंस कई सारे पूछे जाते हैं इस टॉपिक में से। तो अच्छा सवाल, अच्छा कॉन्सेप्ट पूरा आपके सामने है। इसको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। अब बातों को बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने है ये, बहुत बढ़िया, पढ़ते हैं इसको। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज हाउ मच, दैट्स 3.4 EV। डिटरमाइन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा निकालना है हमको, तो लैम्डा का फॉर्मूला मालूम है h/p, और p को क्या लिख सकते हैं, p को आप लिख सकते हैं √2 KEM। बहुत बढ़िया। और काइनेटिक एनर्जी आपको देके रखी हुई है, लेकिन यूनिट्स का ध्यान देना है। h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन √2। काइनेटिक एनर्जी को आपने रख दिया 3.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू m, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो आपको मालूम है कितना होता है, ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻31। ये वैल्यू मैं रख नहीं रहा हूं, आपको ये कैलकुलेट करना है। आंसर बता देता हूं, ये आंसर आएगा 0.67 नैनोमीटर। दिस इज गोइंग टू बी दी फाइनल आंसर। और आपको मालूम है क्या करना है, कैलकुलेट करके एक्चुअल में कमेंट में बताना है कि कितने लोगों का आ गया है। तो सबसे पहले बताएगा मतलब उसने सबसे पहले कैलकुलेट किया। चलो बहुत बढ़िया। अब अगला एक कॉन्सेप्चुअल सवाल है आपके सामने, रीड करो इस सवाल को, क्या कहता है ये। व्हाट हैपेंस व्हेन अ फोटोन हिट्स एन एटम। एक फोटोन एक एटम को हिट कर रहा है, जैसे ये मान लो ये रहा न्यूक्लियस और ये रहे ऑर्बिट्स। बहुत बढ़िया। अब किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये रहा एक इलेक्ट्रॉन किसी भी गिवन ऑर्बिट में, ओके, और जो एनर्जी आ रही है वो किसी भी दो ऑर्बिट्स के बीच के एनर्जी गैप के बराबर नहीं है। दिस इज इनकमिंग फोटोन, ओके, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा, देखो पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉन बहुत समझदार है, अगर उसको बराबर एनर्जी मिलेगी तो वो लेगा और निकल जाएगा किसी हायर ऑर्बिट में, वहां उसका मन नहीं लगेगा, घूम फिर के वापस आ जाएगा। लेकिन अगर जो एनर्जी आ रही है वो किसी भी दो ऑर्बिट्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जो एनर्जी आ रही है वो किन्हीं भी दो ऑर्बिट्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर अगर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब सिस्टम, पूरा सिस्टम ही इनफैक्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इट वुड बिहेव एज अ ट्रांसपेरेंट मीडिया। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या बोल के रखा है, फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड एंड इलेक्ट्रॉन, गलत। फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड एंड द इलेक्ट्रॉन, गलत। फोटोन इज नॉट एब्जॉर्ब्ड, इट गेट्स स्कैटर्ड, सही। तो आंसर आ गया ये, दिस इज द आंसर। चलो बातें बढ़ाते हैं आगे। बोहर साहब के मॉडल की लिमिटेशन समझते हैं, बहुत ही काम की बातें हैं। IMP, एक एक पॉइंट समझेंगे ध्यान से। दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, जिसका कि हमने बताया था सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होना चाहिए, H या He+, या तो Li2+, HHeLi एंड सो ऑन।
इट फेल्स इन केस ऑफ एटम विथ 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। ओके चलो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गई। दूसरी बात, इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई ओनली सर्कुलर ऑर्बिट्स शुड बी चोजन, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स क्यों नहीं ले सकते, इस पे कोई चर्चा नहीं है। एज इलेक्ट्रॉन्स एग्जिबिट वेव प्रॉपर्टीज ऑल्सो, सो ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिफाइंड इन बोहर्स थ्योरी। अब ये तो आप कैसे डिसाइड करोगे, आपने जो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल भी दिया साहब कि जो टोटल ऑर्बिट की लेंथ है 2πr दैट शुड बी n लैम्डा, कोई प्रूफ नहीं है इसका, पोस्टुलेट है। फिर स्टेशनरी ऑर्बिट की समस्या आ जाएगी कि क्यों ऐसा है कि वहां पे रेडिएट करते समय, वहां पे घूमते समय, वहां पे सर्कुलर मोशन करते समय एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है, ये इसमें क्या खासियत है, क्यों ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं बताया। ठीक है, बोहर्स थ्योरी डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ द वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, कोई इस पे चर्चा नहीं है, देखा हम लोगों ने। इट डज नॉट एक्सप्लेन द फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जीमन इफेक्ट कहलाता है। मैग्नेटिक फील्ड में जो लाइंस की हम चर्चा कर रहे हैं, स्पेक्ट्रल लाइन, उनमें स्प्लिटिंग हो जाती है, वो आपस में भी बाइफरकेट हो जाती है। इस पे कोई चर्चा बोहर मॉडल में नहीं है। ठीक है, जीमन इफेक्ट बेसिकली वो चर्चा है जब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक और सेपरेट इफेक्ट है जिसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सेपरेटली जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट। ओके, तो यहां पे हमने लिखा है पॉइंट में, दिस इज जीमन इफेक्ट इन केस ऑफ मैग्नेटिक, और ये है स्टार्क इफेक्ट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलो, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं जो कभी आपसे एमसीक्यू वगैरह में कोई पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। नीट में बहुत ज्यादा पक्की बात है कि इस तरह के सवाल पूछेंगे, वो बेसिक एक आध सवाल तो आएगा ही आएगा। ओके, चलिए, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एन एटम की अगर हम बात करें तो क्या चर्चा है ये, यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्साइटेशन एनर्जी। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इट्स इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एनी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट्स। अच्छा, ग्राउंड स्टेट से निकलना है, एक्साइटेड स्टेट में जाना है, ये कहलाती है एक्साइटेशन एनर्जी। अब अगर आप बात करें फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, तो आपको कहां से कहां जाना है, आपको ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाना है, मतलब n = 1 से n = 2 में जाना है। तो 13.6 माइनस 3.4 कर दो, ये आ गया 12.2। सिमिलरली सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो इतना डिफरेंस होता है। क्लियर? आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो किसी इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली नॉकआउट करना है, बाहर निकाल के फेंक देना है। ओके, जैसे ये मान लो उसका फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन, तो आपको क्या करना है, ये बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन इधर, ये बैठा हुआ इधर, ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन। कहां पे इलेक्ट्रॉन? ग्राउंड स्टेट में है। उसको क्या करना है, इतनी एनर्जी दो कि यहां से निकल के इंफिनिटी पे चले जा, कभी आए ही ना वापस। दिस इज व्हाट वी कॉल एज दी आयोनाइजेशन एनर्जी। हाइड्रोजन की बात करेंगे, सो दैट्स 13.6 eV। क्लियर? चलिए, बहुत ही शानदार। एक्साइटेशन पोटेंशियल की अगर आप बात करें तो कितने एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल तक आप एक्साइट करें सिस्टम को कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो प्रोड्यूस हो जाए। आप बात कर रहे हैं फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल की हाइड्रोजन के लिए, तो वही बात है, वो एनर्जी डिफरेंस के बराबर आएगा। कितना आएगा? सेम 10.2 वोल्ट। अब बात इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना करके हम लोग बात कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, आप कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें कि उतने पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल जाए। समझ रहे हैं? मतलब 10.2 eV की एनर्जी चाहिए, तो E इलेक्ट्रॉन, उसको लगा दो 10.2 वोल्ट का पोटेंशियल, मिल गई उसको उतनी एनर्जी। तो वही बात है, ये E हटा दिया सिर्फ, ये आ गया 10.2 वोल्ट का पोटेंशियल, 12.09 वोल्ट का पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, वापस वही डेफिनेशन, द एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल विच गिव्स टू अ बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी। वो पोटेंशियल जो कि हम दे दें किसी इलेक्ट्रॉन को कि वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर दे कि इलेक्ट्रॉन कभी वापस ही ना आए, वो पोटेंशियल कहलाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। वो एनर्जी कहलाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, क्लियर है बात? चलो, सो टू आयोनाइज द टारगेट एटम बाय नॉकिंग वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आउट, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और वैल्यू आपके सामने है। ठीक है, अब एक बार क्विकली देखेंगे हम लोग समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर, क्योंकि काम की बातें हैं ये। एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यस सर, मालूम है हमको, एंड देयरफॉर कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। थॉमसन्स मॉडल जो है, एक एटम को हमने लिया स्फेरिकल क्राउड, पॉजिटिवली चार्ज, जिसके बीच में नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड थे। क्या ये मॉडल सक्सेसफुल था? बिल्कुल भी नहीं। क्या रीजंस थे? स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
स्पेक्ट्रल लाइंस का फंडा एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी बात कि पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल्स क्यों डिविएट होते हैं उनके पास से, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये मॉडल, तो ये डिस्कार्ड हो गया। फिर कौन आए? रदरफोर्ड साहब आए। रदरफोर्ड साहब का मॉडल जो है उसके क्या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो ये थे कि अगर एक अल्फा पार्टिकल जा रहा है गोल्ड फॉइल की तरफ तो वो क्यों डिविएट हुआ, क्यों कुछ पार्टिकल्स पलट के वापस आ गए। रीजन क्या था कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे अवेलेबल है जिसका नाम हमने दिया न्यूक्लियस, और वही है सबसे डेंस मैटर एक एटम का, उसी में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मास कॉन्सेंट्रेटेड है। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल हैज टू मेन डिफिकल्टीज इन एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब रदरफोर्ड के मॉडल में क्या समस्याएं हैं? पहली बात, इट प्रेडिक्ट्स दैट एटम्स आर अनस्टेबल because the accelerated electrons revolving around the nucleus must spiral into the system। मतलब रदरफोर्ड साहब ने यह नहीं समझाया कि एक इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो क्यों नहीं अंदर आएगा और क्यों इसमें टकरा नहीं जाएगा, जबकि हमें यह मालूम है that according to electromagnetic wave theory any charged particle in circular motion radiates energy। accelerated motion में तो घूमते 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 बीच में आ जाएगा, संसार खत्म। लेकिन होता है कि ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए रदरफोर्ड मॉडल भी हुआ डिस्कार्ड। अब ये बातें हम देख चुके हैं। एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, ओके, जिसको कि हम लोग लाइन से समझते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस के फॉर्म में। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो वो एक लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है, और ये रही डिफरेंट सीरीज लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट एंड फंड। कहां से आ रहे हो और कहां पे आ रहे हो इसके बेसिस पे पूरी चर्चा चलती है। यू आर कमिंग फ्रॉम लेट्स से any given orbit 2 3 4 and so on, लेकिन आ कहां पे रहे हो? you are coming to the first orbit, okay, ground state में आ रहे हो। this series is called Lyman then Balmer and so on, okay, ये बात हम लोग समझ चुके हैं। बोहर साहब के मॉडल की अगर एक बात क्विकली की जाए तो हमने क्या समझा? टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम emitted by the atoms as well as the stability of atom, Neil Bohr proposed a model of hydrogenic atoms। he introduced 3 postulates थे, लॉज नहीं थे, ये पॉस्टुलेट्स थे, ठीक है, इनका कोई प्रूफ नहीं था। हाइड्रोजन एटम, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट। वही बात आ गई कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट ऐसा होगा जिसमें वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, जो कहलाएगा स्टेबल ऑर्बिट या स्टेशनरी ऑर्बिट। क्यों नहीं कर रहा है? कोई उसका जवाब नहीं। दूसरी बात, स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर हम बात करें तो एंगुलर मोमेंटम मल्टीपल होता है h/2 पाई का। एंगुलर मोमेंटम मल्टीपल होता है h/2 पाई का। सो L यानी एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू mvr इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ h/2 पाई। क्लियर? बहुत बढ़िया। थर्ड पोस्टुलेट की अगर हम बात करें, सो दी एनर्जी डिफरेंस करस्पॉन्डिंग टू एनी 2 ऑर्बिट, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो अपनी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएगा, और हायर एनर्जी स्टेट में जब वो जाएगा तो वहां पे उसका मन नहीं लगेगा, 10⁻⁻10 सेकंड में वो वापस आएगा, और जब वो वापस आएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा। कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा? डेल्टा ई एनर्जी रेडिएट करेगा। दैट वुड बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द 2 एनर्जी स्टेट्स, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। बहुत बढ़िया। तो चलिए बातों को बढ़ा दिया जाए आगे। ये सारे फॉर्मूलेज हम लोग देख चुके हैं, तो इनमें हम लोग अब समय नहीं लगाएंगे ज़्यादा। पॉइंट्स टू पॉन्डर, जैसे मैं हर बार कहता हूँ आपको शांति से बैठ के पढ़ना है, यही समरीज को हमने एलैबोरेट किया हुआ है। एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू पॉन्डर हैं, यू हैव टू रीड दीज पॉइंट्स टू पॉन्डर, ओके। चलिए तो अब बातों को बढ़ा दिया जाए आगे। ये था आज का डिस्कशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट पे, जो कि है एटम्स। प्रैक्टिस शीट ऐप पे डल रही है, उसके सॉल्यूशंस, वीडियो सॉल्यूशंस भी अपलोड हो रहे हैं। आपको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद वीडियो सॉल्यूशंस देखना है, ठीक है। तो इसी तरह से मेंटेन रखिए एनर्जी, इसी तरह से फोकस मेंटेन रखिए, और बहुत ही बेहतरीन एक रिजल्ट लेके आइए जो कि हमको सबको चाहिए, ठीक है। दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम यू, नथिंग एल्स। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।